तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई का अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए बिग डेटा एनालिटिक्स की यूनिट 3 और यूनिट 2 हमने अब तक कंप्लीट कर लिया, जिसके अंदर हमने कंप्लीट सिलेबस एनपीवाई की सॉल्यूशन सब कुछ देख लिए थे। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल रहा होगा, जहां से आप जाकर कंप्लीट प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो और वहां पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो उन्हें देख लेना। आज हम यूनिट 3 देखने वाले हैं। इसके अंदर भी हम कंप्लीट वन शॉट के अंदर देखेंगे पूरा सिलेबस, और पीवाई क्यू जितने भी हैं उन्हें भी इसके साथ ही हम सॉल्व कर लेंगे। अब यूनिट 3 जो है हमारी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। एक है हमारा एसडीएफएस और एक है हमारा हडूप इन्वायरमेंट। अगर आपने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 देख लिया है तो आपको एसडीएफएस के बारे में पता ही होगा, ठीक है। तो हमने यूनिट 2 के अंदर काफी सारे जो टॉपिक्स थे एसडीएफएस के वो कवर कर लिए थे, जैसे कि हमने एसडीएफएस का आर्किटेक्चर, एसडीएफएस का रीड प्रोसेस, राइट प्रोसेस, ब्लॉक साइज, रेप्लिकेशन, ये सब हमने यूनिट 2 में ही कवर कर लिया था, ठीक है। तो मैं आपको टॉपिक बता दूंगा, आप डायरेक्टली यूनिट 2 से उन्हें देख सकते हो। और यहाँ से यूनिट 3 से हम स्टार्ट करेंगे अच्छे से, मतलब सारी चीजें समझेंगे, और जो मैंने यूनिट 3 के अंदर यूनिट 2 के अंदर कवर करा दिया वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। ये सारे हमारे टॉपिक्स हैं जो हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। पूरा कंप्लीट सिलेबस है और बिग डेटा एनालिटिक्स हमारा बिल्कुल सेम टू सेम सिलेबस है बिग डेटा की तरह। तो अगर आपके पास बिग डेटा है या फिर बिग डेटा एनालिटिक्स है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। ये सारे टॉपिक आप देख सकते हो, और मैंने टॉपिक के सामने ये भी मेंशन किया हुआ है कि वो कितनी बार पीवाईक्यूज में आया हुआ है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी करे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो हम थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं एसडीएफएस होता क्या है। तो देखो, हडूप के हमारे मेनली 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा मैप रिड्यूस, एक होता है हमारा एसडीएफएस, और एक होता है हमारा यान। जो हमारा एसडीएफएस होता है वो होती है हमारी स्टोरेज लेयर ऑफ हडूप, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो सारा का सारा डेटा है वो क्या हो रहा होता है, स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। मैप रिड्यूस लेयर जो होती है हमारी वो होती है ब्रेन, ठीक है। प्रोसेसिंग लेयर होता है हमारा किसका, हडूप का, जहां पर हमारा जो पूरा डेटा है वो एनालाइज हो रहा होता है, ठीक है। और हमारा यान क्या होता है, येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर। ये क्या करता है, हमारा जो पूरा का पूरा रिसोर्सेज है, कौन सा रिसोर्स किसको कितना एलोकेट होगा, उन सबको क्या करता है, मैनेज करता है। कौन, यान। तो 3 पार्ट क्लियर है। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एसडीएफएस। एसडीएफएस का फुल फॉर्म होता है हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये एक हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है। यहाँ पर जितने भी हमारा लार्ज अमाउंट में जो डेटा होता है उसको ब्रेक करके, मतलब अलग अलग जो है फाइल्स के अंदर डिवाइड करके उन्हें जो है स्टोर करके रखा जाता है अलग अलग सिस्टम्स पे, ठीक है। वही हमारा क्या होता है, एसडीएफएस। और ये हमारी जो डेटा होता है हमारा अक्रॉस मल्टीपल मशीन्स पे जो है स्टोर हो रहा होता है, जिससे कि हमारा हाई फॉल्ट टॉलरेंस रहे, कि अगर एक मशीन जो है वो अगर खराब भी हो जाती है तो दूसरी मशीन से हमें डेटा मिल जाए, डेटा हमारा लॉस ना हो। और स्केलेबिलिटी भी हो, कि आप इजीली और ज्यादा डेटा जो है और ज्यादा मशीन ऐड कर कर स्टोर कर सकते हो, ठीक है। अब आता है हमारा डिजाइन ऑफ एसडीएफएस। तो हमारा जो एसडीएफएस है वो फोकस करता है स्टोर करने पे और प्रोसेस करने पे लार्ज स्केल डेटा को इफिशिएंटली यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज। तो ये हमारा स्पेशली डिजाइन होता है बिग डेटा चैलेंजेस के लिए। जो भी हमारे बिग डेटा के अंदर चैलेंजेस आते हैं, लाइक हमारा जो डेटा होता है वो अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर। हमारा जो डेटा होता है उसके अंदर बहुत सारा जो है नॉइजी डेटा होता है, हमारा स्ट्रीमिंग डेटा होता है, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे डुप्लीकेट होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उन सबको ओवरकम करता हुआ हमारा जो एसडीएफएस है इसी तरीके से डिजाइन होता है, ठीक है। कोर डिजाइन प्रिंसिपल्स हम देखेंगे एसडीएफएस के। तो सबसे पहले जो हमारा एसडीएफएस है वो हमारा मतलब पहला देखो, इसके अंदर जब भी हम एसडीएफएस को डिजाइन कर रहे हैं तो वहां पर हम कुछ चीजों का ध्यान रखते हैं, वही हम देखने वाले हैं। सबसे पहला हमारा जो सिस्टम है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, मतलब कि जो हमारा डेटा है वो मल्टीपल मशीन्स पे स्टोर होना चाहिए। और यहाँ पर मशीन्स को हम क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं, ठीक है। मतलब मल्टीपल नोड्स पर क्या होने चाहिए, स्टोर होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक सिंगल सिस्टम पर। बिग डेटा जो होता है वो काफी लार्ज होता है एक मशीन के लिए, तो वो एक मशीन पे कभी भी स्टोर नहीं हो सकता, प्रोसेस भी नहीं हो पाएगा आगे। इसके लिए वहां पर पैरेलल स्टोरेज हमें चाहिए होती है, ठीक है। और एसडीएफएस जो होता है हमारा क्लस्टर बेस्ड स्टोरेज पे होता है, मतलब कि हमारे जो अलग अलग मशीन्स होती हैं वो ग्रुप्स में होती हैं, ठीक है, जिसे हम एक क्लस्टर कहते हैं। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं तो सबसे यही कहूंगा कि सबसे पहले यूनिट 1 एंड यूनिट 2 कवर कर लेना, देन आप आगे यूनिट पे बढ़ना, क्योंकि बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, ठीक है। सच में जो सिलेबस है वो इतने मतलब अजीब तरीके से बनाया हुआ है कि अच्छे से डिवाइड ही नहीं किया है। तो कुछ पार्ट यूनिट 2 में है, कुछ पार्ट यूनिट 3 में है, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप
जो है ऐसे सीक्वेंस में ही देखना। दूसरा हमारा प्रिंसिपल आता है लार्ज फाइल हैंडलिंग, कि आप बड़ी-बड़ी फाइल्स को इजीली जो है हैंडल कर पाओ। तो एसडीएफएस जो है ऑप्टिमाइज़ टू हैंडल वेरी लार्ज फाइल, चाहे वो जीबी में हो, टीबी में हो, पेटाबाइट में हो, किसमें भी हो, हमारी जो है वो स्टोर कर सकता है, ठीक है? यहाँ पर क्यों स्टोर कर सकता है? क्योंकि हमारी जो फाइल्स होती हैं, हमारा जो डेटा होता है, वो 128 एमबी के ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, ठीक है? हमने यूनिट 2 के अंदर देखा था ब्लॉक साइज़ एंड ब्लॉक रेप्लिकेशन, ब्लॉक एब्स्ट्रैक्शन भी देखा था। वहाँ पर हमारा जो डेटा होता है वो इक्वल साइज़ के जो ब्लॉक्स होते हैं 128 एमबी के, उसमें डिवाइड हो जाता है और फिर जो ब्लॉक्स होते हैं वो हमारे अलग-अलग नोड्स पे जो है स्टोर होते हैं, ठीक है? तो इस वजह से वो लार्ज फाइल हैंडलिंग कर पाता है। तीसरा आता है हमारा फॉल्ट टॉलरेंस, कि अगर हमारा कोई भी नोड जो है फेल हो जाता है, कोई भी सिस्टम हमारा फेल हो जाता है, तब भी सिस्टम जो है कंटिन्यूअसली वर्क कर पाए, ठीक है? कैसे वर्क कर सकता है? डेटा रेप्लिकेशन के तो हेल्प से, ठीक है? जो हमारा डेटा होता है, जो भी हमारा ब्लॉक है, जो भी हमारा ब्लॉक होता है ना, उसे क्या करते हैं, वो 3 बार मतलब जो है कॉपी कर लेते हैं, ठीक है? और अलग-अलग नोट्स पे सेव कर देते हैं। जिससे क्या होता है कि हमारी जो 3 कॉपीज़ होती हैं, उसमें से अगर एक कोई फेल भी हो जाती है, तो हमारे पास 2 कॉपी अवेलेबल होती हैं। अगर 2 भी हो जाती हैं, तो 1 कॉपी हमारे पास अवेलेबल होती है, ठीक है? इस तरीके से हमारा फॉल्ट टॉलरेंस रहता है, हमारा जो सिस्टम है। तो इतना क्लियर है? तो हमारी जो बिग फाइल होती है, उसे स्प्लिट कर दिया जाता है पहले ब्लॉक्स के अंदर, और फिर ब्लॉक्स के अंदर स्प्लिट करने के बाद जो ब्लॉक्स होते हैं, उनको क्या किया जाता है? रेप्लिकेट किया जाता है, और रेप्लिकेट करने के बाद अलग-अलग मल्टीपल नोड्स पे क्या किया जाता है? उन्हें सेव किया जाता है, ठीक है? सो इतना क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा देखो एसडीएफएस का आर्किटेक्चर है इसके अंदर, वो हमने यूनिट 2 के अंदर बहुत अच्छे से डिटेल में देख लिया था। ब्लॉक साइज एंड ब्लॉक एब्स्ट्रैक्शन हमने डिटेल में देख लिए थे। डेटा रेप्लिकेशन हमने डिटेल में देख लिया था, किसके अंदर? यूनिट 2 के अंदर। तो इसे अच्छे से देख लेना, और सारे मैंने इसके पीवाईक्यूज जितने भी आए थे, वो भी यूनिट 2 के अंदर हमने कवर कर लिए थे, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि एसडीएफएस के अंदर जो फाइल्स होती हैं हमारी कैसे स्टोर होती हैं, वो हम देखने वाले हैं। अभी हमने बात करी थी ना रेप्लिकेशन की एंड ब्लॉक साइज की, तो वो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे जो हमारी फाइल है वो स्टोर होती है। कभी-कभी आपके जो क्वेश्चन है उसके अंदर आ सकता है कि कैसे फाइल स्टोर होती है, वो बताओ। तो आपको ये जो स्टेप्स हैं वो लिख कर आने हैं। तो एसडीएफएस स्टोर अ फाइल बाय डिवाइडिंग इनटू ब्लॉक्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग दोज ब्लॉक्स अक्रॉस मल्टीपल डेटा नोड्स, ठीक है? जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर जो स्टेप्स हैं, सबसे पहले है कि फाइल जो है हमारा जो क्लाइंट है वो हमें देता है, कि क्लाइंट ने हमें फाइल दी कि ये जो 300 एमबी की फाइल है, हमें इसे स्टोर करना है, ठीक है? तो एसडीएफएस क्या करेगा? एसडीएफएस उसे सबसे पहले ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड करेगा। तो डिफ़ॉल्ट जो हमारे ब्लॉक का साइज़ होता है वो होता है 128 एमबी। तो आप क्या करते हो? ब्लॉक 128 एमबी के अंदर ही डिवाइड करते हो, ठीक है? तो यहाँ पर जो हमारा डेटा है, ये रहा डेटा, ठीक है? 300 एमबी का। इसे हमने क्या किया? 128 एमबी, 128 एमबी, एंड जो बाकी बचा उसका भी एक ब्लॉक बना दिया 44 एमबी का, ठीक है? तो हमारे यहाँ पर 3 ब्लॉक बन गए, ठीक है? अब हम क्या करेंगे कि हमारे जो ब्लॉक्स हैं उन्हें अलग-अलग नोड्स पे, यानी कि अलग-अलग मशीन्स पे क्या कर देंगे? स्टोर करेंगे। जैसे ब्लॉक 1 जो है हमारा डेटा नोड 1 पे स्टोर होगा, ब्लॉक 2 जो है हमारा डेटा नोड 2 पे स्टोर होगा, ब्लॉक 3 जो है डेटा नोड 3 पे स्टोर होगा, ठीक है? और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज कहते हैं, कि हमारा जो पूरा का पूरा डेटा था, ये तीनों डेटा जो है मिलकर एक डेटा है, पूरा कंप्लीट एक डेटा है। इसको हमने क्या किया? डिवाइड करके अलग-अलग मशीन पे स्टोर कर दिया। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज, ठीक है? ये हो गए हमारे 3 स्टेप। थर्ड फोर्थ स्टेप आता है ब्लॉक्स आर रेप्लिकेटेड। अब हमारे जो हर एक ब्लॉक है उसकी क्या बनेगी? कॉपी बनेगी। कितनी? 3 कॉपी बनेगी, ठीक है? अब जो हमारा ब्लॉक 1 जो था सिर्फ नोड 1 पे स्टोर था, तो अब वो नोड 1 पे भी स्टोर होगा, नोड 2 पे भी स्टोर होगा, नोड 3 पे भी स्टोर होगा। ब्लॉक 2 जो है हमारा नोड 3 पे स्टोर था, तो वो नोड 2 पे भी 2 पे स्टोर था, तो 2 पे भी स्टोर होगा, 3 पे भी स्टोर होगा और 4 पे भी स्टोर होगा। ऐसे ही ब्लॉक 3 जो है हमारा 3 पे भी स्टोर होगा, 4 पे भी स्टोर होगा, 5 पे भी स्टोर होगा। ऐसे हमारे जो ब्लॉक्स हैं वो रेप्लिकेट होके अलग-अलग नोड्स पे जो है स्टोर हो जाएँगे, जिससे कि फॉल्ट टॉलरेंस जो है बना रहे। क्लियर है? अब ये हमारा फोर्थ स्टेप हो गया। फाइल हमारी जो है अब ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड होके रेप्लिकेट होकर अलग-अलग नोड्स पे स्टोर हो गई। अब क्या होगा? जो हमारा नेम नोड है, अब देखो हमने आर्किटेक्चर के अंदर देखा था, एसडीएफएस के अंदर 2 पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा डेटा नोड, ठीक है? एक होता है हमारा नेम नोड। नेम नोड जो होता है हमारा मास्टर नोड होता है, इसके पास सारा का सारा जो डेटा होता है हमारा, जितना भी ये ब्लॉक्स वगैरह हैं, इनका सारा का सारा मेटा डेटा जो होता है, इन्फॉर्मेशन जो होती है वो स्टोर होती है। तो यहाँ पर क्या होगा? अब जो भी हमारा डेटा स्टोर हुआ है, जैसे कि ब्लॉक 1 हमारा जो है नोड 1 पर है, 2 पर है एंड 3 पर है। तो ये जो है हमारा मेटा डेटा है, कि ये कहाँ-कहाँ पे स्टोर है, कितना स्टोर है, कितनी कैपेसिटी है नोड की, वो सब जो है मेटा डेटा होती है। मेटा डेटा हमारा नेम नोड पे जाके स्टोर हो जाएगा। क्या-क्या स्टोर होगा? फाइल का नेम,
ब्लॉक की लोकेशन और रेप्लिकेशन की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब स्टोर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ नेम नोड पर कोई भी एक्चुअल डेटा स्टोर नहीं होगा। एक्चुअल डेटा कहाँ पे स्टोर होगा? डेटा नोड पे। ठीक है, क्लियर है। और हमने आगे जो है एसडीएफएस रीड ऑपरेशन एंड राइट ऑपरेशन भी यूनिट 2 के अंदर कवर कर लिए थे, तो आप वहां से जाकर देख सकते हो। ठीक है, इस यूनिट के अंदर भी बहुत सारा जो है हम कंटेंट पढ़ने वाले हैं, बट जो भी मैंने कंटेंट ऑलरेडी यूनिट 2 के अंदर कवर कराया हुआ है इन डिटेल, वो आप जाकर वहां से देख सकते हो। ठीक है, सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा है एसडीएफएस इंटरफेसेस। ठीक, एसडीएफएस इंटरफेसेस हैं क्या? ठीक है, सो एसडीएफएस इंटरफेसेस आर द मेथड through which users and application interact with the Hadoop distributed file system। ठीक है, तो अब सिंपल सा है। ठीक है, इंटरफेस आ गया। इंटरफेस से आप क्या समझते हो? जैसे यूजर इंटरफेस होता है, ठीक है, वैसे ही हमारा एसडीएफएस इंटरफेस होता है कि एक हमारा क्या होता है, एप्लीकेशन का लेयर होती है, जहां पर जिससे हेल्प से जो भी हमारा यूजर है जो कि इंटरेक्ट करना चाहता है एसडीएफएस से, वो इजीली इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक है, वहां पर वो फाइल्स को, अपना जो भी डेटा है उसे स्टोर कर सकता है, रिट्रीव कर सकता है, मैनेज कर सकता है इजीली। एक उसे क्या मिल जाता है? इंटरफेस मिल जाता है, लाइक अ डैशबोर्ड मिल जाता है, जहां से वो कर सकता है। ठीक है, अब रोल ऑफ फाइल सिस्टम इंटरफेस क्या क्या है? तो देखो, ये हमारा प्रोवाइड करवाता है एसडीएफएस के लिए एक्सेस, कि आप इजीली एसडीएफएस को क्या कर पाओ? एक्सेस कर पाओ। फाइल्स के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, रीड राइट डिलीट क्रिएट, ये सबको क्या कर पाओ? आप परफॉर्म कर पाओ। कम्युनिकेशन जो है अनेबल हो पाती है, कि यूजर जो है एसडीएफएस से कम्युनिकेट कर पा रहा है, अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व कर पा रहा है, वहां पर जो भी ऑपरेशंस है उन्हें परफॉर्म कर पा रहा है। और इससे एप्लीकेशन डेवलपमेंट सपोर्ट मिल जाता है, डेटा मैनेजमेंट भी सिंप्लीफाई हो जाता है, क्योंकि उसे क्या मिल जाता है? इंटरफेस मिल जाता है यूजर को। क्लियर है? तो ये होता है एसडीएफएस इंटरफेस। अब हम देखेंगे कि हमारे जो एसडीएफएस इंटरफेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो हमारा जावा इंटरफेस होता है और एक होता है हमारा सीएलआई इंटरफेस। जावा इंटरफेस हमारा लाइक अ प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, जहां पर जो है डेवलपर इसे ज्यादा अगर यूज कर रहे होते हैं, जो कि प्रोग्राम लिखकर, और ज्यादा ये कस्टमाइज ज्यादा जो है अच्छा होता है। ठीक है, मतलब आप इसके अंदर ज्यादा कस्टमाइजेशन कर पाते हो। जावा इंटरफेस क्या है? कि जो भी हमारा एसडीएफएस है वो जावा एपीआई को एक्सेस एसडीएफएस यूजिंग जावा एपीआई। अब जावा एपीआई का यूज करके जो है एसडीएफएस को एक्सेस कर पाते हो। ये ज्यादातर डेवलपर्स यूज करते हैं जब भी वो अपनी एप्लीकेशंस को बिल्ड कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या होता है कि जावा प्रोग्राम से आप कनेक्ट कर पाते हो एसडीएफएस के लिए। यहाँ पर आप रीड फाइल, राइट फाइल, डिलीट फाइल, इन सबको ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल भी है, जैसे कि मैंने ये लिखा हुआ है फाइल सिस्टम एफएस। आपने कोई भी अगर फाइल हैंडलिंग करी है तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि फाइल सिस्टम एफएस इज इक्वल टू फाइल सिस्टम डॉट गेट कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो मिल जाएगी इसकी। ठीक है, एफएस डॉट कॉपी फ्रॉम लोकल फाइल, तो ये भी जो भी है कॉपी ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली जो है कॉपी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, कोई भी फाइल पे जो भी आपने यहाँ पर पाथ दिया हुआ है। सो यूज्ड इन मैप रिड्यूस प्रोग्राम में यूज होता है, हडूप एप्लीकेशंस में यूज होता है जावा इंटरफेस का। ठीक है, सो की पॉइंट्स अगर हम देखें तो ये प्रोग्रामेटिक एक्सेस देता है, जैसे अगर प्रोग्राम वगैरह लिखना आता है वही इसे एक्सेस कर पाता है, डेवलपर्स इसे यूज करते हैं, फ्लेक्सिबल होता है और काफी ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्टली प्रोग्रामिंग कर रहे हो यहाँ पे। दूसरा आता है हमारा कमांड लाइन इंटरफेस। ये हमारा होता है एक्सेस एसडीएफएस यूजिंग टर्मिनल कमांड्स। आप डायरेक्टली टर्मिनल पे जाकर वहां पर कुछ कमांड्स होती हैं हमारी स्पेसिफाई, जिनका एक स्पेसिफाई यूज ही होता है। ठीक है, आप उन कमांड को लिखो और जो भी आपका ऑपरेशन है वो आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, और ये मोस्ट कॉमनली यूज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले हमारी पुट के लिए पुट कमांड है हमारी अपलोड करने के लिए फाइल को, तो ये हमारी कमांड होती है एस डी एफ एस डी एफ एस हाइफन पुट, और जो भी आपका फाइल है वो। और यहाँ पर क्या है कि आपकी जो फाइल है वो क्या हो जाएगी, लोकल से एस डी एफ एस पे पहुंच जाएगी, मतलब कि अपलोड हो जाएगी। ठीक है, गेट आती है हमारी डाउनलोड करने के लिए, ये हमारी कमांड होती है डाउनलोड करने के लिए, एस डी एफ एस हाइफन गेट। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी कि हमारी जो एस डी एफ एस पे फाइल पड़ी हुई है वो हमारी क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी लोकल पे आपके सिस्टम पे। ठीक है, फिर आती है, अगर आपको जो फाइल्स हैं उन्हें देखना है, जितनी भी फाइल्स हैं उन्हें शो करवाना है, तो एलएस कमांड होती है। ठीक है, आपको पता होगा। एक्स्ट्रा कमांड है कुछ हमारी, अगर आपको डिलीट करनी है तो आरएम कमांड होती है, अगर आपको फाइल्स को देखना है तो आपकी कैट कमांड होती है। तो ये आप कमांड्स को याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स के अंदर पूछी जा सकती हैं, और अगर पूछा जाता है कि हमारा इंटरफेस क्या होता है या फिर सीएलआई इंटरफेस क्या होता है, तो उसके अंदर आप ये कमांड लिख कर आओगे तो आपके पास डेटा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से चीजें लिख कर आ पाओगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक पीवाईक्यू भी आया हुआ है कि रोल ऑफ फाइल सिस्टम इंटरफेसेस, तो आपको ये अच्छे से समझा कर आना है। ठीक है,
क्लियर है? फाइल सिस्टम इंटरफेसेस के मैंने यहाँ पर रोल बता दिए थे, देखो यहाँ पर लिखे हुए हैं सारे रोल। बट आपको देखो ये 7 नंबर में अगर क्वेश्चन आया है, ये 7 नंबर में आया हुआ था, तो आपको जो है अच्छे से टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम, ये जो हमारे फाइल सिस्टम इंटरफेसेस हैं वो भी समझाकर आने हैं, ठीक है? तो आपको आई होप ये क्लियर हो गए एसडीएफएस इंटरफेसेस। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा डेटा फ्लो इन एसडीएफएस। अगर आपने यूनिट 2 के अंदर जो मैंने राइट ऑपरेशन एंड हमारे रीड ऑपरेशन जो है अच्छे से समझाए थे, एसडीएफएस के अंदर कैसे परफॉर्म होते हैं, कैसे डेटा, कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है हमारे ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, जिससे कि आप रीड कर सकते हो डेटा, राइट कर सकते हो। अगर आपने वो समझ लिए तो आपको डेटा फ्लो है बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है? डेटा फ्लो क्या होता है कि जब भी कोई क्लाइंट या मतलब आप कोई भी अगर यूजर है, क्लाइंट तो यहाँ पर अलग होता है, यूजर है, वो अगर डेटा को रीड करना चाहता है या फिर राइट करना चाहता है, तो फिर डेटा जो है कैसे फ्लो हो रहा होता है वो हम देखेंगे, कि मतलब कहाँ कहाँ पे डेटा जाएगा, कहाँ कहाँ से निकलेगा, ये सब हम देखेंगे, ठीक है? तो डेटा फ्लो डिस्क्राइब हाउ डेटा मूव्स बिटवीन क्लाइंट, नेम नोड, डेटा नोड ड्यूरिंग राइट एंड रीड ऑपरेशंस, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा रीड फ्लो होता है, एक हमारा राइट फ्लो होता है। अगर आप रीड कर रहे हो तो रीड फ्लो आएगा, अगर राइट कर रहे हो तो राइट फ्लो आएगा, ठीक है? सो एसडीएफएस रीड फ्लो हमारा कैसे काम करता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्लाइंट होता है, एक हमारा आप समझ सकते हो, एक हमारा प्रोसेस है, ठीक है? उसके अंदर होता है हमारा एसडीएफएस के अंदर एक हमारा क्लाइंट होता है, ठीक है? क्लाइंट क्या करता है, नेम नोड के पास जाता है पहले, ठीक है? मतलब कि जैसे आपको कोई फाइल को रीड करना है तो आपके पास उसका पाथ होगा, आपको उसका पास उसका नाम होगा, ठीक है? तो क्या करेगा क्लाइंट, नेम नोड से बोलेगा कि इस नाम की जो फाइल है मुझे उसे रीड करना है, क्योंकि नेम नोड जो है मास्टर है यहाँ पे, ठीक है? तो क्लाइंट जैसे ही रिक्वेस्ट करेगा, नेम नोड क्या करेगा, क्लाइंट को देखो ब्लॉक की लोकेशन दे देगा और डेटा नोड का एड्रेस दे देगा, जहां पर भी वो जो डेटा है वो स्टोर है, ठीक है? तो आपको ब्लॉक लोकेशन मिल जाएगा, डेटा नोड के एड्रेस मिल जाएगा। फिर क्या करेगा क्लाइंट, डेटा नोड को बोलेगा कि भाई डायरेक्टली कनेक्ट हो जाओ, तो डेटा नोड से आप जो है क्लाइंट कनेक्ट हो जाएगा, जिससे कि वो रीड कर सकता है ब्लॉक बाय ब्लॉक, तो डेटा जो है आप रीड कर पाओगे, ठीक है? और फॉल्ट हैंडलिंग कैसे होती है, अगर नोड कोई भी फेल हो जाता है तो रीड फ्रॉम रेप्लिका, कि मतलब जैसे कि यहाँ पर जो है नेम नोड ने क्या किया कि देखा कि इस नाम का तो कोई भी नोड ही नहीं है यहाँ पर, तो हमारे पास ये डेटा ही नहीं है कि एक नोड फेल हो चुका है, तो क्या करेगा नेम नोड जो है दूसरा नोड दे देगा जहां पर भी उसका रेप्लिका, यानी कि जो भी डुप्लीकेट डेटा है, मतलब कॉपी जो डेटा है जहां पर स्टोर था, उसका जो है उसे एड्रेस दे देगा क्लाइंट को, तो क्लाइंट डायरेक्टली उसे कनेक्ट कर लेगा और रीड कर पाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपको एक बार डायग्राम भी दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। यूनिट 2 की तरफ बढ़ लेते हैं, ठीक है? थोड़ा सा, हाँ, फिर आपको वापस जाना पड़ेगा, ठीक है? ये देखो ये रहा, जैसे कि यहाँ पर हमारा एसडीएफएस का क्लाइंट है, ठीक है? क्लाइंट ने क्या किया, क्लाइंट ने सबसे पहले नेम नोड से जो है लोकेशन मानी, यहाँ से देखो ओपन हुआ पहले फाइल सिस्टम हमारा, फिर यहाँ से लोकेशन मांगी नेम नोड से, तो नेम नोड ने जो है इसे लोकेशन दे दी। फिर ये डेटा स्ट्रीम इनपुट के थ्रू यहाँ पर रीड कर पा रहा है डेटा नोड पे, ठीक है? अगर यहाँ पर कोई भी डेटा नोड फेल हो जाता है तो जहां पर भी हमारा जो डेटा है वो रेप्लिका में सेव है, वो आपको मिल जाएगा और आप रीड कर पाओगे, ठीक है? इस तरीके से आप डायग्राम के थ्रू समझ पा रहे होंगे, ठीक है? और रीड में, राइट में क्या होता है वो हम देख लेते हैं, ठीक है? राइट में मैं फिर वहां पे नहीं समझाऊंगा, यहीं पे समझा देता हूँ। राइट में क्या होता है कि एसडीएफएस का जो क्लाइंट है, वो अपनी जो फाइल है पहले उसे क्रिएट करनी होती है, ठीक है? तो डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम को क्रिएट कमांड देता है। डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, जो हमारा फाइल सिस्टम है, वो हमारा नेम नोड को कमांड देता है कि फाइल जो है उसे क्रिएट कर दो, तो फाइल हमारी क्रिएट हो जाएगी। अब क्या होगा, जैसे ही क्रिएट होगी फाइल, तो आप यहाँ पर, आपको वो जो फाइल है क्रिएट हो चुकी है, तो आप यहाँ पर राइट कर सकते हो उस फाइल के अंदर। तो उस फाइल के अंदर आप डेटा आउटपुट स्ट्रीम से कनेक्ट होंगे और अपने पैकेट्स को क्या कर पाओगे, राइट कर पाओगे। तो पहले हमारा 4 पे जाएगा, यहाँ पे राइट होगा, फिर यहाँ पे 5 पे राइट होगा, फिर 6 पे राइट होगा, फिर यहाँ से वापस एक्नॉलेजमेंट पैकेट आ रहा होगा, फिर एक्नॉलेजमेंट पैकेट वापस आएगा और क्लाइंट को एक्नॉलेजमेंट पैकेट मिल जाएगा। तो यहाँ से आप जो है, यहाँ पर आपको जैसे एक्नॉलेजमेंट पैकेट मिला, तो आप नेम नोड को बोल दोगे कि कंप्लीट हो चुका है, तो नेम नोड जो है अपना जो मेटा डेटा है, जहां पर भी इंफॉर्मेशन वगैरह स्टोर है, उसे क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। बस इतना सा काम होता है किसके अंदर, राइट प्रोसेस के अंदर। तो इस तरीके से जो हमारा डेटा है वो फ्लो हो रहा होता है। तो राइट फ्लो आपको समझ में आ गया होगा कि क्लाइंट ने पहले नेम नोड को बोला कि ये जो फाइल है मेरी, उसे स्टोर करना है मुझे, तो नेम नोड ने जो है ब्लॉक लोकेशन दे दी कि आप इस डेटा नोड को जो है आप एक्सेस कर सकते हो, यहाँ पर अपनी जो फाइल है उससे स्टोर कर सकते हो, ठीक है? और फिर जो है हमारा जो डेटा नोड पाइपलाइन है, हमें वो मिल गई, तो क्लाइंट जो है नोड 1 पे, नोड 2 पे, नोड 3 पे, इन पे क्या है, डेटा लिख देगा ब्लॉक बाय ब्लॉक, ठीक है? फिर क्या होगा कि जो रेप्लिकेशन कॉपीज हैं वो भी हमारे मल्टीपल नोड्स पे स्टोर हो जाएगी, एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा, जिससे कि कंफर्मेशन हो जाएगा कि आपका जो डेटा है वो स्टोर हो चुका है, ठीक है? सो इस तरीके से आप स्टेप्स को लिख सकते हो और उस चाहो तो उस डायग्राम को भी बनाकर आ सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर पीवाई की आया हुआ है कि एक्सप्लेन डेटा फ्लो इन एसडीएफएस, तो आप कंप्लीट जो रीड फ्लो एंड राइट फ्लो है वो समझाकर आ सकते हो, तो आपको पूरे नंबर
मिल जाएंगे। ठीक है, सो आई होप आपको जो है डेटा फ्लो तक कंप्लीट सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो अब तक हमने कुछ टॉपिक्स क्लियर कर लिए, अब हम आगे बढ़ते हैं डेटा इग्निशन। ठीक है, यहाँ पर फ्लूम एंड स्कूप क्या लिखा हुआ है वो देखो, हमने यूनिट 2 के अंदर हडूप इकोसिस्टम समझा था। ठीक है, हडूप इकोसिस्टम के अंदर हमारे को सपोर्टिंग कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारे किसको, हडूप को जो है सपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि डेटा इग्निशन का मतलब होता है कि आपका जो डेटा है उसके बहुत सारे सोर्सेस होते हैं। ठीक है, कुछ हमारे स्ट्रक्चर सोर्सेस होते हैं, कुछ हमारे अनस्ट्रक्चर सोर्सेस होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका डेटा जो है सोशल मीडिया से आ रहा है। ठीक है, आपका डेटा जो है कुछ एक्सेल फाइल से आ रहा है, कुछ आपका डेटा जो है आरडीएमएस से आ रहा है, मतलब कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से आ रहा है। तो यहाँ पर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है, स्ट्रक्चर्ड है। ठीक है, और जो हमारा सोशल मीडिया कैसा है, अनस्ट्रक्चर्ड है। तो यहाँ पर हमारा जो डेटा है कंटिन्यूसली भी आता है, स्ट्रीम से भी आता है, तो हमारा जो डेटा है अलग अलग सोर्सेज से आ रहा है। तो यहाँ पर हडूप है ना, इसको हैंडल नहीं कर सकता, तो यहाँ पर हडूप यूज करता है फ्लूम का और स्कूप का, अलग अलग सोर्सेज से डेटा को क्या करने के लिए, इंगेशन करने के लिए, मतलब कि डेटा को लाने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसी का मतलब होता है डेटा इग्निशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड इंपोर्टिंग डेटा फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज इनटू हडूप फॉर स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो बिग डेटा है वो अलग अलग सोर्सेज से आता है, लाइक लॉग से आ रहा है, डेटाबेसिस से आ रहा है, सोशल मीडिया से आ रहा है, आईओटी से आ रहा है। तो हडूप जो है कैन नॉट डायरेक्टली कनेक्ट ऑल सोर्सेज, इन सबको कनेक्ट नहीं कर सकता, तो यहाँ पर वो यूज करता है फ्लूम का और स्कूप का। अगर आपका जो डेटा है वो अनस्ट्रक्चर है और सेमी स्ट्रक्चर है, तो जैसे यहाँ पर हमारे अलग अलग डेटा के सोर्सेज हैं, अगर हमारा डेटा अनस्ट्रक्चर है या फिर सेमी स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर बीच में लग जाता है फ्लूम। ठीक है, फ्लूम क्या है, हमारा एक सपोर्टिंग टूल है। फ्लूम क्या करता है, डायरेक्टली आरडीएमएस में जो है डेटा को इंसर्ट कर पाता है। ठीक है, फिर आता है हमारा, अगर डेटा हमारा स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर लग जाता है हमारा स्कूप। ठीक है, आपको नाम याद रखने, स्कूप लग जाता है। स्कूप क्या करता है, डायरेक्टली एसडीएफएस में अंदर डेटा जो है स्टोर कर पाता है। फ्लूम जो है वन वे होता है, मतलब कि ये सिर्फ डेटा को ला सकता है, ठीक है, कलेक्ट कर सकता है। बट हमारा जो स्कूप होता है ना, वापिस आरडी एचडीएफएस के अंदर से डेटा ये वापस आरडीएमएस के अंदर या फिर कोई भी स्ट्रक्चर सोर्स के अंदर जो है इंसर्ट भी कर पाता है। ठीक है, स्कूप क्लियर है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर हम फ्लूम को बहुत डिटेल में समझेंगे, स्कूप को बहुत डिटेल में समझेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से ये जो कंटेंट है क्लियर हो जाएगा, ये जो टॉपिक है आपके दिमाग में एकदम बस जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखो ये पीवाईक्यू में भी आया हुआ है क्वेश्चन कि एक्सप्लेन फ्लूम एंड स्कूप आर्किटेक्चर एंड देयर यूज केसेस, तो आपको इन्हें समझा कर आना था। तो हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले फ्लूम का जो पूरा नाम है वो है अपाचे फ्लूम, जैसे कि अपाचे हडूप है ना, वैसे ही अपाचे फ्लूम इसका पूरा नाम है। ये एक हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड एंड रिलायबल टूल है जो कि यूज होता है किसके लिए, कलेक्ट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए और ट्रांसफर करने के लिए लार्ज वॉल्यूम स्ट्रीमिंग डेटा को। मतलब कि अगर आपका डेटा अनस्ट्रक्चर है या सेमी स्ट्रक्चर है तो आपका क्या यूज होता है, अपाचे फ्लूम यूज होता है। ठीक है, जैसे कि सोशल मीडिया स्ट्रीम्स हो गई या फिर नेटवर्क ट्रैफिक हो गया, इन सबको इजीली ला पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कोर डिजाइन जो है, गोल ऑफ फ्लूम आर्किटेक्चर, वो ये चार हैं। ठीक है, ये चार आपको याद रखने, कभी कभी 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं कि गोल क्या है हमारे फ्लूम आर्किटेक्चर का। देखो रिलायबिलिटी होनी चाहिए इसके अंदर, कोई भी डेटा हमारा लॉस ना हो, स्केलेबल होना चाहिए कि चाहे कितना भी डेटा आ जाए सबको ये हैंडल कर सकता है। ठीक है, एक्सटेंसिबिलिटी होनी चाहिए कि आप इजीली उसे कस्टमाइज कर पाओ, और मैनेजेबिलिटी, आप उसे इजी टू कंट्रोल भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके क्या है, आर्किटेक्चरल गोल है कि इस तरीके से हमारा जो फ्लूम है वो बनना चाहिए। अब देखो फ्लूम के अंदर जो आर्किटेक्चर है वो हम ये रहा आगे समझ रहे होंगे, पर उससे पहले हम समझेंगे फ्लूम के अंदर इवेंट्स क्या होते हैं। देखो फ्लूम जैसे हमारा क्या होता है कि हडूप के अंदर ना हमारे जो ब्लॉक्स होते हैं, मतलब कि हमारा जो डेटा है एसडीएफएस के अंदर ब्लॉक्स के अंदर स्टोर हो रहा होता है। ठीक है, वैसे ही हमारा जो फ्लूम होता है उसके अंदर डेटा जो है इवेंट्स के अंदर स्टोर हो रहा होता है, इस इवेंट्स के अंदर जो है ट्रांसफर हो रहा होता है, मतलब इसके अंदर स्टोर तो नहीं होता, वो जस्ट ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर जो हमारा डेटा है किसके वे में ट्रांसफर होता होता है, इवेंट्स के वे में ट्रांसफर हो रहा होता है, मतलब फ्लूम इवेंट इसे कहते हैं। फ्लूम इवेंट एक हमारा बेसिक यूनिट ऑफ डेटा है दैट फ्लोज थ्रू द फ्लूम। ठीक है, मतलब डेटा हमारा पहले फ्लूम इवेंट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, फिर ट्रांसफर होता है। ठीक है, ऐसे डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं होता। फ्लूम इवेंट का हमारा जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो होता है हमारा हेडर और एक होता है हमारा पेलोड। तो हेडर के अंदर हमारा मेटा डेटा होता है और पेलोड के अंदर हमारा एक्चुअल डेटा होता है, ये आपको याद रखना है। मतलब एवरीथिंग इन फ्लूम मूव्स एज अ इवेंट, हर एक चीज उसके अंदर कैसे मूव हो रही होती है, इवेंट के थ्रू मूव हो रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हेडर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे डेटा की वो होती है, और पेलोड के अंदर जो भी हमारा एक्चुअल डेटा है वो होता है, जिससे कि हमारा डेटा मिस मिस ना हो। ठीक है, क्लियर है, ये हमारा फ्लूम इवेंट। ये छोटी छोटी चीजें इसके लिए कवर करा रहा हूँ जिससे कि एक तो आपको इजीली समझ में आ जाए चीजें टॉपिक, और आपके ये 2 नंबर के अंदर कभी कभी पूछे जा सकते हैं तो आपको याद रहे। ठीक है, इवेंट क्लियर है।
अब हम बढ़ते हैं आर्किटेक्चर की तरफ। तो ये हमारा फ्लूम का आर्किटेक्चर है, ठीक है। इसके अंदर देखो, एक है हमारा डेटा जनरेटर और है हमारे एजेंट, एक है हमारा डेटा कलेक्टर और एक है हमारा सेंट्रलाइज स्टोर्स। सेंट्रलाइज स्टोर तो आप समझ लो कि हमारा एसडीएफएस है, यहाँ पर हमारा डेटा स्टोर हो रहा है, ठीक है। यहाँ इतना छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पर हमारा डेटा जनरेटर है, ये हमारे सिस्टम होते हैं जो कि डेटा को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। जो भी रियल टाइम स्ट्रीमिंग डेटा है वो हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, सोशल मीडिया डेटा है वो हमारा डेटा जनरेटर के अंदर आ गया। सोर्सेस हमारे क्या है, डेटा जनरेटर। अब आते हैं हमारे एजेंट्स। एजेंट्स का काम होता है कि जो भी हमारा डेटा है उसे प्रोसेस करना और ट्रांसफर करना। उसे कौन करता है, हमारा एजेंट्स करते हैं। अभी हम एजेंट्स को अभी समझ रहे होंगे। फिर हमारा डेटा एक जगह कलेक्ट होता है और फिर आगे सेंट्रलाइज स्टोर के अंदर स्टोर होता है। इस तरीके से हमारा फ्लूम का आर्किटेक्चर होता है। डेटा जनरेटर क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं फ्लूम एजेंट्स की तरफ। तो इसके अंदर बहुत अमेजिंग सा इसका भी सिस्टम होता है। इसके अंदर भी जो है हम इसका भी पार्ट्स अगर पढ़ रहे होंगे। इट्स अ जेवीएम प्रोसेस। ये क्या है, हमारा जेवीएम प्रोसेस है, जावा वर्चुअल मशीन जो होता है वो है हमारा, ठीक है। यहाँ पर फ्लूम के अंदर इट रिसीव्स इवेंट फ्रॉम क्लाइंट। जो भी हमारा क्लाइंट है वहां से इवेंट्स ट्रांसफर होते हैं फ्लूम के अंदर। तो इवेंट आ रहे होंगे और अदर एजेंट्स या फिर ट्रांसफर हो रहे होंगे टू द डायरेक्ट डेस्टिनेशन। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो इवेंट्स आए हैं वो दूसरे एजेंट्स के पास जा रहे हो या फिर डायरेक्टली डेस्टिनेशन के पास जा रहे हो, ठीक है। तो ऐसे आपके जो है ट्रांसफर हो रहे होंगे। तो इतना क्लियर है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट्स। इसके अंदर क्या होते हैं, तीन कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। इस एजेंट्स के अंदर, इसके अंदर भी तीन कंपोनेंट है। एक है हमारा क्या, सोर्स, एक है हमारा चैनल और एक है हमारी सिंक, ठीक है। सोर्स क्या करता है कि जनरेटर्स जो है ना, ये जो जनरेटर्स है यहाँ से सोर्स से डेटा आ रहा है, उससे क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करता है। जैसे कि एवरो सोर्स हो सकता है, एक्सेल सोर्स हो सकता है, एचटीटीपी सोर्स हो सकता है। ये सब हमारे एंट्री पॉइंट्स होते हैं कहाँ से डेटा आ रहा है। उन सबसे एजेंट के अंदर जो पार्ट है हमारा सोर्स, वो जो है डेटा को कलेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। कलेक्ट हो गया डेटा। अब चैनल क्या होते हैं, चैनल हमारे टेम्परेरी स्टोरेज होते हैं, मतलब कि बफर की तरह होते हैं। ऐसे नहीं डेटा तुरंत आया चले जाता है। पहले एजेंट के अंदर जो चैनल पार्ट होता है वो हमारा डेटा को जो है सोर्स से ले रहा होता है और बफर के अंदर, मतलब बफर जो हमारा चैनल है ना उसके अंदर कलेक्ट हो रहा होता है डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर दो टाइप के चैनल होते हैं। एक होता है मेमोरी चैनल जो कि फास्ट होता है बट रिस्की होता है, और एक होता है फाइल चैनल जो कि स्लो होता है बट सेफ होता है, ठीक है। अब देखो, एक पार्ट के अंदर कितने सारे पार्ट हैं, उसके अंदर भी टाइप्स हैं। तो ऐसे समझना पड़ेगा, ठीक है। काफी डिटेल है और आपको, आप अगर इंटरनेट पे जाओगे आपको समझ ही नहीं आएगा कि कैसे पढ़ना है। मैंने यहाँ पर आपके लिए सिंप्लीफाई कर दी हैं चीजें। तो देखो, सोर्स हो गया हमारा पहला पार्ट जो कि कलेक्ट करता है डेटा जनरेटर से। हमारा चैनल होता है, वो होता है एक हमारा बफर, एक हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है, स्टोरेज होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, डेटा हमारा थोड़ी देर के लिए स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। तो इसके अंदर दो टाइप के चैनल होते हैं, एक होता है मेमोरी चैनल और एक होता है फाइल चैनल, ठीक है। ये दोनों के बारे में मैंने आपको समझा दिया। अब आती है हमारी सिंक। सिंक तो बिल्कुल सिंक की तरह ही है कि यहाँ पर डेटा जो है हमारा बिल्कुल सेंड हो जाएगा, ठीक है। सेंड डेटा टू फाइनल डेस्टिनेशन। जैसे भी हमारा डेटा यहाँ पर आता है ना चैनल के पास, तो चैनल से डायरेक्टली फाइनल डेस्टिनेशन तक डेटा को कौन पहुंचा रहा होता है, सिंक पहुंचा रहा होता है, ठीक है। तो जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है वो एसडीएफएस हो सकती है, एचबीएस हो सकती है जो कि वेयर हाउसिंग के लिए यूज होता है, इलास्टिक सर्च भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर डेटा जो है हमारा चले जाता है, ठीक है। फिर आता है डेटा कलेक्टर जो कि हमारे मल्टीपल एजेंट से जो है डेटा को लेकर एग्रीगेट करते हैं, ठीक है। और सेंट्रल स्टोरेज हमारी एसडीएफएस या फिर एचबीएस होती है, ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ठीक है। तो ये आपको आर्किटेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होगा। बस आपको जो है ये याद रखना है कि फ्लूम के अंदर एक तो फ्लूम इवेंट हो गया, ठीक है। इसके जो हमारी गोल्स हो गए आर्किटेक्चर के, और आर्किटेक्चर का डायग्राम हो गया, फिर हमारे एजेंट का डायग्राम हो गया, ठीक है। एडिशनल कंपोनेंट भी होते हैं फ्लूम के अंदर, जैसे कि एक हमारा इंटरसेप्टर होता है। अगर आपको कोई भी इवेंट को जो है मॉडिफाई करना है या फिर इंस्पेक्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि टाइम स्टैम्प ऐड कर सकते हो, डेटा को फिल्टर कर सकते हो। वो आप यूज करते हो किसका, इंटरसेप्टर का, ठीक है। अगर आपको चैनल सेलेक्टर, जैसे कि आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा डेटा जो है आपको विच चैनल चैनल टू सेंड डेटा, इसके अंदर अलग अलग टाइप्स है ना। जैसे कि एक मेमोरी चैनल है, एक हमारा फाइल चैनल है। तो आपको कौन सा चैनल जो है चूज करना है, उसके लिए चैनल सेलेक्टर होता है। एक हमारा सिंक प्रोसेसर होता है जो कि मल्टीपल सिंक्स को मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे एडिशनल कंपोनेंट होते हैं फ्लूम के। तो फ्लूम अगर आपसे कोई भी पूछता है तो आप फ्लूम को बहुत अच्छे से डिटेल में समझाकर आ सकते हो, ठीक है। और आपको फ्लूम जो है अब तक मतलब दिमाग के अंदर रह गया होगा फ्लूम क्या होता है। अब ऐसे ही जैसे यहाँ पर जो है फ्लूम हमारा किसके लिए था, अनस्ट्रक्चर एंड सेमी स्ट्रक्चर के लिए था। अब हमारा जो स्कूप है वो हमारा होता है स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। तो अब स्कूप क्या होता है उसे जल्दी से समझ लेते हैं, ठीक है। स्कूप के अंदर तो कैसा आ रहा है डेटा, स्ट्रक्चर आ रहा है। स्ट्रक्चर डेटा ज्यादातर कहाँ पे होता है, हमारा आरडीएमएस के, आरडीबीएमएस के अंदर होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो इसे समझते हैं स्कूप क्या होता है। स्कूप का भी पूरा नाम है हमारा अपाचे स्कूप। ये हमारा टूल है जो कि इफिशिएंटली ट्रांसफर करता है स्ट्रक्चर डेटा को बिटवीन रिलेशनल डेटाबेस
एंड हडूप इकोसिस्टम लाइक एचडीएफएस, हाइव एंड एचबेस। तो देखो, जैसे कि आप समझो कि यहाँ पे समझ लेते हैं कि यहाँ पर हमारा जो है एचडीएफएस है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा स्कूप है, और यहाँ पर हमारा रिलेशनल डेटाबेस है, ठीक है, आरडीएमएस, ठीक है, आरडीबीएमएस। तो क्या करता है कि यहाँ से हमारा डेटा आता है और एसडीएफएस के अंदर जाता है, ठीक है, और एसडीएफएस के अंदर डेटा आता है और यहाँ पर जाता है, मतलब कि ये बिटवीन ट्रांसफर कर पाता है इजीली। ये टू वे होता है, फ्लूम जो है सिर्फ वन वे होता है, ये टू वे होता है, ठीक है। तो स्कूप का बस इतना सा डिफरेंस याद रखना फ्लूम से, ठीक है। सो स्कूप इज इक्वल टू होता है एसक्यूएल प्लस हडूप, मतलब कि यहाँ पर आप एसक्यूएल की तरह भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो और हडूप की तरह एनालाइजिंग भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इंपोर्ट आप कर सकते हो डीबी डेटाबेस से हडूप के अंदर, और हडूप से डेटाबेस के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप इंपोर्ट यहाँ पे देख रहे होंगे कहीं पर भी ऑपरेशन, तो आप डेटाबेस से हडूप के अंदर डेटा डाल रहे हो, ठीक है। और आप एक्सपोर्ट देख रहे होंगे तो आप हडूप से डेटाबेस के अंदर डेटा डाल रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से काम हो रहा होता है। स्कूप का आर्किटेक्चर समझ लेते हैं। तो स्कूप के अंदर देखो एक कमांड चल रही होती है, यहाँ से जो यूजर है वो कमांड करता है, कमांड करेगा स्कूप, ये जो हमारा टूल है स्कूप का, वो क्या करता है, यूज करता है मैप रिड्यूस का। मैप रिड्यूस के अंदर जो मैप टास्क है वो लग रहे होते हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे मैप रिड्यूस होता है ना, उसके अंदर दो फेसेस होते हैं, एक होता है मैप और एक होता है रिड्यूस। तो ये यहाँ पर मैप रिड्यूस के अंदर सिर्फ मैप का जो है यूज कर रहा होता है। मैप क्या करता है, शॉर्ट एंड सफल का काम किसका होता है, मैप का होता है। रिड्यूस का काम क्या होता है, एग्रीगेट करने का काम होता है रिड्यूस का। बट यहाँ पर सिर्फ हम मैप का यूज करते हैं और जो है शॉर्ट एंड सफल करते हैं डेटा को, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दो पार्ट है, एक तो हमारा हडूप है, हडूप के अंदर क्या है, एच डी एफ एस, एच बेस, हाइव, जो भी हमारे स्टोरेज यूनिट है, ठीक है, यहाँ पर स्टोरेज यूनिट है। और यहाँ पर क्या है, हमारे सोर्सेस हैं जहां से डेटा आएगा, जैसे कि रिलेशनल डेटाबेस से हमारा स्ट्रक्चर डेटा आता है, डॉक्यूमेंट बेस्ड सिस्टम होते हैं जहां से हमारा स्ट्रक्चर डेटा आता है, एंटरप्राइज डेटा वेयर हाउसेज होते हैं जहां से हमारा डेटा आ रहा होता है स्ट्रक्चर। तो अगर हमारा जो डेटा है वो एच डी एफ एस से इधर जाता है, ठीक है, तो पहले वो हमारा स्कूप के अंदर जाएगा, स्कूप से मैप टास्क हमारे असाइन होंगे, और फिर हमारा डेटा यहाँ पे जाएगा। अगर यहाँ से डेटा यहाँ पे जा रहा है तो पहले डेटा स्कूप के पास आएगा, स्कूप से जो है मैप टास्क असाइन होंगे, और फिर हमारा डेटा यहाँ पर आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सारा काम जो है वो हो रहा होता है। मैंने आपको वैसे ओवरव्यू दे दिया, अब ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा मैंने जो ये जो समझाया ना वो आपको समझ में आना चाहिए कि डेटा यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, यहाँ से यहाँ भी जा सकता है। बस यहाँ पर बीच में एक पार्ट आता है मैप टास्क, जो कि इन सबको क्या कर रहा होता है, टास्क जो है असाइन कर रहा होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा जो स्टेप होता है वो होता है यूजर, यानी कि ये जो है हमारा यूजर बोलो या फिर कमांड कह लो, ये जो हमारी कमांड है वो होती है, ठीक है। सबसे पहले हमारी जो कमांड है वो आती है, यूजर गिव्स स्कूप कमांड, स्कूप इंपोर्ट टेबल एम्प्लॉयड टारगेट डायरेक्टरी। तो यहाँ पर क्या होगा कि किस डेटाबेस से हमारा आ रहा है, कौन सी टेबल आ रही है, कहाँ पे हमारा जो है हडूप के अंदर स्टोर होगा, वो सब आप क्या देते हो, कमांड के अंदर दे देते हो सारी चीजें, कि किस डेटाबेस से आपको डेटा को उठाना है, किस टेबल को उठाना है, और कहाँ पर जो है हडूप के अंदर स्टोर करना है, ये सब आपने दे दिया, ठीक है। अब ये हमारी कमांड हो गई। क्या होगा, स्कूप टूल आता है हमारा। स्कूप टूल क्या करता है, एक हमारा ब्रिज की तरह काम करता है रिलेशनल डेटाबेस और हमारा हडूप इकोसिस्टम के बीच में। ये हमारा डेटा यहाँ से ले भी सकता है और दे भी सकता है, ठीक है। और इट प्रिपेयर अ मैप रिड्यूस जॉब्स। स्कूप क्या करता है, ये जो मैप टास्क है ना उन्हें प्रिपेयर करता है, ठीक है। अब मैप टास्क क्या है, मैप टास्क हमारा क्या करता है, स्कूप डिवाइड द जॉब इनटू मल्टीपल मैप टास्क। स्कूप यूजेस पैरेलल प्रोसेसिंग, नो रिड्यूस फेस, ओनली मैप फेस। ये सिर्फ क्या करता है, मैप फेस का यूज करता है और जॉब्स जो है उन्हें मल्टीपल मैप टास्क के अंदर डिवाइड कर देता है। जैसे कि हर एक मैप टास्क क्या कर रहा होता है, डेटाबेस को जेडीबीसी से कनेक्ट कर रहा होता है, ये हमारा जावा का डेटाबेस कनेक्टर है, ठीक है। ये क्या करता है कि आपका जो पूरा कनेक्ट कर देगा ये डेटाबेस से, ठीक है। फिर जो भी आपको टेबल का डेटा फैच करना है वो कर देगा, आपका जो डेटा है उसे हडूप के फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर देगा, और जो डेटा है उसे एचडीएफएस के अंदर जाके राइट भी कर देगा। ये सब काम कौन कर रहा है, मैप टास्क कर रहा है। तो मैप टास्क ये सब कर देता है, ठीक है। जस्ट आपको कमांड लिखनी है, कमांड लिखी आपने, स्कूप क्या करेगा, आपकी कमांड के हिसाब से मैप टास्क को असाइन कर देगा, मतलब कि जो आपकी जॉब है उसे मैप टास्क के अंदर डिवाइड कर देगा। अब ये जो मैप टास्क है ना यही सब कुछ कर रहा होगा, यही डेटा को यहाँ से यहाँ ले जाएगा, यही डेटा को यहाँ से यहाँ ले जाएगा, ठीक है। ये सब कर देगा, मतलब कि देखो आपको डेटाबेस से कनेक्ट भी कर देगा, आपके टेबल से जो डेटा है उस पार्ट को जो भी आपको निकालना है उसे फैच भी कर देगा, और डेटा जो है उसे हडूप फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट भी कर देगा, और डेटा को हडूप के अंदर जाके लिख भी देगा, ठीक है। तो मैप टास्क सब कर देता है। अब आता है हमारा सोर्स सिस्टम। तो सोर्स सिस्टम हमारा ये जो ऊपर वाला होता है ये होता है सोर्स सिस्टम, ठीक है, जहां पे हमारा डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो सोर्स सिस्टम हमारे ये होते हैं एंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस, डीबीएस,
और डेटा रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है, और डेटा सोर्सेस और डेस्टिनेशन। ये डेटा सोर्सेस भी हो सकते हैं और डेस्टिनेशन भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारा डेटा एसडीएफएस से भी तो जा सकता है। तो देखो, सबसे पहले अगर इंपोर्ट की बात करें तो रिलेशनल डेटाबेस आता है पहले, सबसे पहले, जैसे कि यहाँ पर हमारा है, ठीक है। यहाँ से डेटा उठेगा, ठीक है, और फिर जाएगा स्कूप के पास। फिर स्कूप के पास जाएगा। स्कूप क्या करेगा? स्कूप जो भी आपकी जॉब है उसे मैप टास्क के अंदर डिवाइड कर देगा, और जो मैप टास्क है फिर अपना काम कर देगा। मैप टास्क क्या करेगा? एसडीएफएस के अंदर जाके डेटा लिख देगा, ठीक है, क्लियर है। अब एक्सपोर्ट के टाइम पे क्या होता है? एक्सपोर्ट के टाइम पे एसडीएफएस से डेटा जाकर यहाँ पर स्टोर हो रहा होता है रिलेशनल डेटाबेस के अंदर। तो एसडीएफएस आएगा, फिर स्कूप आएगा, फिर स्कूप जो है मैप टास्क, जो भी जॉब्स हैं उन्हें मैप टास्क के अंदर डिवाइड कर देगा, फिर मैप टास्क अपना काम कर देगा, रिलेशनल डेटाबेस के अंदर डेटा को लिख देगा। फिर आती है हमारी हडूप लेयर, जिसके जो भी हमारी फाइनल स्टोरेज लोकेशन होती है, ठीक है। तो ये हमारा जो मोटा मोटा स्कूप होता है वो होता है, ठीक है। स्कूप आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्कूप हमारा यूज है स्ट्रक्चर के लिए, और फ्लूम हमारा यूज होता है अनस्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो है इसके बीच में डिफरेंस भी लिखा हुआ है, तो आप ये देख लेना, ये वन वे होता है, ये टू वे होता है। यहाँ पे रियल टाइम इग्निशन होता है, जैसे ही डेटा आया गया। यहाँ पे बैच ट्रांसफर होता है, पहले डेटा इकट्ठा होता है फिर ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ डेटा चैनल के अंदर स्टोर हो रहा होता है, जो कि टेम्परेरी बफर होता है, ठीक है। सो क्लियर होगा आपको, जो फ्लूम है वो स्कूप है, बहुत अच्छे से, ठीक है। ये काफी बड़ा टॉपिक था और मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया, डिटेल में समझा दिया है कि अगर एक एक टॉपिक पर भी अगर पूरा क्वेश्चन बन रहा है, जैसे कि अपाचे स्कूप पे अगर क्वेश्चन बन रहा है तो आप समझाकर आ पाओ, फ्लूम पर अगर क्वेश्चन बन रहा है तो आप समझाकर आ पाओ, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा हडूप आर्काइव्स, ठीक है। ARCHIVES हमारा यहाँ पर स्पेलिंग है, एक आर यहाँ पर मिस हो गया था, मैंने अलग से लिख दिया है। तो यहाँ पर इसे शॉर्ट फॉर्म में HAR बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर HAR टाइप की फाइल बन रही होती है, अभी हम आगे देखेंगे। तो ये होता क्या है पहले हम समझते हैं। अब हम हडूप हमारा क्या है? हडूप हमारा एक टूल है, किसके लिए यूज होता है? बिग डेटा को हैंडल करने के लिए यूज होता है, ठीक है। बिग डेटा हमारा काफी बड़ा डेटा होता है, बहुत ह्यूज अमाउंट में जो है वॉल्यूम होती है उसकी, ठीक है। अब जो हमारा बिग डेटा है उसके अंदर जो हमारा ब्लॉक साइज होता है वो होता है हमारा 128 MB का, ठीक है, 128 MB का। बट ऐसा समझो कि हमारे पास अगर बहुत छोटी छोटी फाइल है, लाइक हमारी जो फाइल है वो हमारी 1 KB की है, 10 KB की है, 50 KB की है, तो आप क्या करोगे? आपकी अगर थाउजेंड्स ऑफ फाइल है, 1 KB, 10 KB, 50 KB की, तो आप क्या करोगे? अगर आप उन्हें अलग अलग स्टोर करोगे तो उसका जो मेटा डेटा है, जो हमारा इसका मेटा डेटा होता है, वो हमारा काफी ज्यादा जो है बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसके इसके लिए जो मेमोरी है हमारी नेम नोड से ही जो है ओवरलोड हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है इसे प्रॉब्लम आती है, इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं स्मॉल फाइल प्रॉब्लम एसडीएफएस के अंदर, कि आपकी जो फाइल है वो इतनी छोटी है कि उसका जो मेटा डेटा है उससे बड़ा है, ठीक है। मतलब आप समझो कि आपकी जो फाइल है उसको तो बहुत छोटी सी है, बट उसका जो इन्फॉर्मेशन है उस फाइल की वो ये इतनी ज्यादा बड़ी हो रही है। तो यहाँ पर जो है ये प्रॉब्लम आती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा आता है हडूप आर्काइव। हडूप आर्काइव करता क्या है? तो ये हमारा एक आर्काइव सिस्टम, आर्काइविंग सिस्टम है, ठीक है। ये क्या करता है कि जितनी भी हमारी छोटी छोटी स्मॉल फाइल्स हैं उन्हें कंबाइन करके एक सिंगल लार्ज आर्काइव फाइल बना देता है, जिससे कि नेम नोड का जो मेटा डेटा है वो ओवरहेड जो है वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है। उसका जो लोड है वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है। जिससे कि क्या होगा, छोटी छोटी फाइल्स को आप इंडिविजुअली एक्सेस भी कर पाओगे, और आपका जो नेम नोड है उसका डेटा जो है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4, उसको मिला के एक आर्काइव डॉट एच ए आर बना देते हैं, ठीक है। ये हमारी एच शो करती है कि ये हमारी कैसी फाइल है? आर्काइव फाइल है, हडूप आर्काइव है, ठीक है। सो कमांड देख लो हडूप आर्काइव की, तो हडूप आर्काइव, जो भी आपका आर्काइव का नेम है वो, और archive.har, और जो भी आपका यहाँ पर इनपुट आउटपुट ये देना है आपको वो दे देते हो आप इन कमांड के अंदर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर जो होता है हमारा आर्काइव फाइल का वो कैसे होता है? इसके अंदर 3 फाइल होती हैं आर्काइव फाइल के अंदर। एक होता है हमारा इंडेक्स फाइल, एक होती है मास्टर इंडेक्स फाइल, और एक होती है हमारी पार्ट फाइल। इसके अंदर हमारा एक्चुअल डेटा होता है, इसके अंदर हमारा इंडेक्स होता है कि कौन सी फाइल कहाँ पे स्टोर है, और यहाँ पर एक हमारा मेटा डेटा फाइल होती है, ठीक है, जिसके अंदर सारा मेटा डेटा स्टोर होता है। तो ऐसे हमारी हार हार जो फाइल होती है वो होती है, ठीक है। और जो हमारी हार फाइल है वो कभी भी जो हमारी फाइल्स हैं उन्हें फिजिकली मर्ज नहीं करती, उनका जो डेटा है वो फिजिकली मर्ज नहीं होगा, बस वो जो है एक साथ आके कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो इंडिविजुअली आप उसे एक्सेस भी कर सकते हो, तो काफी बढ़िया हो गया कि आप उसे इजीली एक्सेस भी कर पा रहे हो, और आपका जो मेटा डेटा है वो भी ओवरहेड उसका बढ़ नहीं रहा, ठीक है। तो ये होता है हमारा हडूप आर्काइव। अगर कोई पूछे हडूप आर्काइव तो आप समझाकर आप आ सकते हो, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हडूप इनपुट आउटपुट, ठीक है। हडूप इनपुट आउटपुट काफी बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर हम 4 जो है कंपोनेंट्स को पढ़ रहे होंगे। एक है हमारा कंप्रेशन, सीरियलाइजेशन, एवरो, फाइल बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर। इन सबको हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको समझाता हूँ कि हडूप इनपुट आउटपुट होता क्या है। जो भी हमारा मैकेनिज्म है या फिर हमारी टेक्निक है, किसी भी स्टोरेज को, रीडिंग को, राइटिंग को, ट्रांसमिशन को, इन सब ऑपरेशन को इफिशिएंट बनाने में, मतलब जो भी मैकेनिज्म यूज हो रहा है, जो भी टेक्निक यूज हो रही है, उसको हम कहते हैं हडूप इनपुट आउटपुट, ठीक है।
डेटा इन द हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट, मतलब जितना भी हमारा डेटा है ना हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में, उसको अगर आपको राइट करना है, उसको आपको अगर रीड करना है, स्टोर करना है, ट्रांसमिट करना है, उन सबके पीछे जो भी मैकेनिज्म लगा हुआ है, जो भी ट्रांस टेक्निक लगी हुई है इफिशिएंट बनाने में, उसी को हम कहते हैं हडूप इनपुट आउटपुट। ठीक है, सिंस हडूप वर्क विथ यूज डेटा सेट, डिस्ट्रीब्यूटेड नोड्स, पैरेलल प्रोसेसिंग, इसके लिए हमारा जो इनपुट आउटपुट है वो काफी इफिशिएंट होना जरूरी है। ठीक है, एक तो उसे बनाना बहुत मुश्किल होता है और बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपका डेटा कैसा है, ह्यूज अमाउंट में। ठीक है, तो हडूप इनपुट आउटपुट अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप समझा पाओगे। इसके कंपोनेंट कितने, चार हैं: कंप्रेशन, सीरियलाइजेशन, एवरो एंड फाइल बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर। कंप्रेशन का आपको मतलब पता है, कंप्रेशन का मतलब होता है कि साइज जो है डेटा को, उसको क्या करना, रिड्यूस कर देना, उसको ट्रांसफर करने से या फिर स्टोर करने से पहले, जिससे कि आपका जो ट्रांसफरिंग है उसके अंदर टाइम जो है कम लगे, आपका इजीली जो डेटा है वो स्टोर हो पाए, ज्यादा स्टोरेज भी ना ले। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कंप्रेशन, मतलब आपको क्लियर है। ठीक है, और जैसे कि हमारा जो बिग डेटा होता है उसके अंदर फाइल जो है, डेटा जो है बहुत बड़ा बड़ा होता है, लाइक टेराबाइट, पेटाबाइट, इतना बड़ा बड़ा जो फाइल्स है वो होती हैं। तो इसके लिए हमारी जो स्टोरेज कॉस्ट है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, प्रोसेसिंग जो है वो काफी स्लो डाउन हो जाती है। इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, कंप्रेशन का यूज करते हैं। वो क्या करता है, डेटा को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देता है, उसके स्टोरेज को। ठीक है, क्लियर है। अब हमारा देखो, बिग डेटा के मतलब कंप्रेशन के हमने टाइप्स देखने वाले हैं बिग हडूप के अंदर, कि अलग अलग टाइप्स देखने वाले हैं। ये देखो सारे टाइप देखने वाले हैं, बट हम ये टाइप्स को ना मेजर करेंगे, मतलब अलग अलग डिवाइड करेंगे, किसके बेस पे, इन तीन चीजों के बेस पर। एक होता है हमारा कंप्रेशन रेशियो, राशन रेशियो है। ठीक है, एक अब होता है हमारा कंप्रेशन रेशियो, एक होती है कंप्रेशन स्पीड, और एक होता है स्प्लिटेबल एंड नॉन स्प्लिटेबल। ठीक है, अब हमारा कंप्रेशन रेशियो का मतलब होता है कि पहले डेटा कैसा था कंप्रेशन से और बाद में डेटा कैसा था, मतलब कि कितना ज्यादा कंप्रेशन हुआ है, हाउ मच साइज इज रिड्यूस्ड। जैसे कि अगर 1 GB का 200 MB बन गया, ठीक है, तो वो होता है हमारा क्या, कंप्रेशन रेशियो। बिफोर द कंप्रेशन एंड आफ्टर द कंप्रेशन जो साइज है वो कितना रिड्यूस हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन रेशियो कहते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा हायर कंप्रेशन होता है उतनी जो है छोटी फाइल होती है, स्मॉलर फाइल होती है। ठीक है, एक होता है हमारा कंप्रेशन स्पीड। ठीक है, अब आपका कितना जल्दी कंप्रेशन हो रहा है और कितना जल्दी डीकंप्रेशन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपका कंप्रेशन तो बहुत ज्यादा हो रहा है, बट इतना ज्यादा टाइम ले ले रहा है कि आपकी जो मतलब सारी चीजें खराब हो जा रही हैं। तो काफी ज्यादा फास्ट होना चाहिए। हाउ डेटा इज कंप्रेस, हाउ फास्ट डेटा इज कंप्रेस्ड एंड डीकंप्रेस, उसी को हम कहते हैं कंप्रेशन स्पीड। फिर आता है हमारा स्प्लिटेबल एंड नॉन स्प्लिटेबल। आपने मतलब डेटा को कंप्रेस तो कर दिया, बट जो कंप्रेस डेटा है वो हमारा स्प्लिट हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर स्प्लिट हो सकता है तो वो हमारा मैप रिड्यूस के लिए काफी अच्छा होता है, अगर स्प्लिट नहीं हो सकता तो मैप रिड्यूस काफी जो है स्लो हो जाता है इसकी वजह से। ठीक है, अब आपको ये अगर तीनों चीजें समझ में आ गई तो आप जो है इसके टाइप को भी इजीली याद कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा टाइप होता है कंप्रेशन का हडूप के अंदर वो होता है हमारा जी जिप। ठीक है, जी जिप हमारा कंप्रेशन होता है, ये हमारा बेस्ड होता है डी फ्लैट एल्गोरिथम पे। ठीक है, और ये हमारा बेस्ट होता है अगर आपको डेटा को स्टोर करके रखना है। ठीक है, इसके अंदर जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है। इसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है डॉट टीएक्सटी डॉट जी जी जेड। ठीक है, इसका कंप्रेशन रेशियो होता है। अगर सॉरी, फाइल जो है एक्सटेंशन होता है, कंप्रेशन रेशियो जो है बहुत ज्यादा हाई होता है, मतलब आपका जो फाइल है वो काफी ज्यादा छोटी हो जाती है। बट कंप्रेशन स्पीड जो है वो मीडियम होती है, ज्यादा नहीं होती। इसके अंदर जो डेटा होता है वो स्प्लिटेबल नहीं होता है, इसके लिए प्रोसेसिंग के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है ये वाला जो हमारा टाइप है। ये हमारा है ठीक, इसके लिए बेस्ट स्टोरेज के लिए, आपको डेटा बस रखना है तो आप जो है छोटा बना दो, डेटा को कंप्रेस कर दो और डेटा को रख लो इजीली। तो आपने तीनों चीजें देख ली, हाई, मीडियम एंड नो, स्प्लिटेबल नहीं है। ठीक है, अब आता है हमारा बीजिप 2। बीजिप 2 हमारा यूज करता है ब्राउज, क्या बोलते हैं, ब्राउजर्स व्हीलर एल्गोरिथम। ठीक है, और ये हमारा लार्ज मैप रिड्यूस जॉब के लिए काफी अच्छा है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसका एक्सटेंशन एक्सटेंशन क्या है, फाइल एक्सटेंशन txt.bz2। ये इसका जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो बहुत हाई होता है, मतलब डेटा को बहुत ज्यादा छोटा कर देता है। ठीक है, बट इसकी कंप्रेशन स्पीड जो होती है ना वो बहुत ज्यादा स्लो होती है। ठीक है, यहाँ पे कंप्रेशन स्पीड मीडियम थी बट कंप्रेशन रेशियो हाई था। यहाँ पर कंप्रेशन रेशियो तो बहुत हाई है, बहुत ज्यादा है, बट कंप्रेशन स्पीड जो है बहुत स्लो है। ठीक है, और स्प्लिटेबल है ये डेटा, आपका जो डेटा है इजीली प्रोसेस हो सकता है मैप रिड्यूस के थ्रू। ठीक है, अब आता है हमारा स्नैपी। स्नैपी हमारा जो है गूगल ने डेवलप किया था और ये हमारा रियल टाइम डेटा के लिए काफी अच्छा है। अगर आपको रियल टाइम डेटा जो है कंप्रेस करना है तो आप उसके लिए इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, कंप्रेशन रेशियो जो है इसका मीडियम है बट स्पीड जो है काफी फास्ट है, इसीलिए तो ये रियल टाइम डेटा को जो है कंप्रेस कर पा रहा है, बट ये स्प्लिटेबल नहीं होता। ठीक है, ये गूगल ने डेवलप किया है, ये याद रखना। अब आता है नेक्स्ट एलजेडो। ठीक है, लेजो बोल सकते हो, एलजेडो बोल सकते हो, ये हमारा वेरी फास्ट डीकंप्रेशन के लिए डिजाइन हुआ है। इसके अंदर जो डीकंप्रेशन होता है बहुत ज्यादा फास्ट होता है, मतलब कि आपका जो डेटा कंप्रेस्ड है
उसे आप अगर एक्चुअल डेटा के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो तो काफी फास्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा बेस्ट होता है, हडूप जॉब के लिए बेस्ट है, अगर आपको हडूप की जॉब जो एनालाइज करते हो डेटा उसके लिए बेस्ट है, ठीक है। कंप्रेशन रेशियो इसका मीडियम होता है, ठीक है। स्पीड जो है फास्ट होती है और स्प्लिटेबल भी ये होता है, ठीक है। तो स्प्लिटेबल देख लो, ये एल जो है और हमारा बीजिप टू जो है हमारा वो है क्या बोलते हैं स्प्लिटेबल, ठीक है। आप इन्हें टेबल्स की फॉर्म में भी लिख सकते हो, आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए टाइप्स ऑफ कंप्रेशन। अब हमने यहाँ पर एक कंपोनेंट जो है इसका हडूप इनपुट आउटपुट का क्लियर कर लिया। नेक्स्ट आता है सीरियलाइजेशन। अब सीरियलाइजेशन होता है क्या होता है वो हम देखेंगे, फिर हम एवरो देखेंगे जो कि सीरियलाइजेशन का एक फ्रेमवर्क है, फिर हम देखेंगे फाइल बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीरियलाइजेशन। सीरियलाइजेशन क्या है? सीरियलाइजेशन एक हमारा प्रोसेस है, यहाँ पर जो भी हमारा हडूप के अंदर काम हो रहा होता है जावा के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। तो जावा के अंदर जो भी हमारा डेटा होता है वो हमारा किसके अंदर होता है डिवाइडेड, एक तो या तो ऑब्जेक्ट में या फिर क्लासेस के अंदर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमारा ये प्रोसेस है सीरियलाइजेशन, जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट या फिर डेटा को क्या कर देते हैं बाइट स्ट्रीम के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑब्जेक्ट और डेटा स्ट्रक्चर इनटू बाइट स्ट्रीम सो दैट इज कैन बी स्टोर और डिस्क और ट्रांसमिटेड ओवर अ नेटवर्क। आप इजीली उसे स्टोर भी कर सकते हो और आप उसे जो है ट्रांसफर भी कर सकते हो ओवर द नेटवर्क, ठीक है। अब हडूप के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो बहुत सारे कंपोनेंट्स आपस में जो है कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेट करने के लिए जो डेटा ट्रांसफर है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। मतलब डेटा ट्रांसफर बहुत बार करना होता है, तो अगर आप जो डेटा है उसे बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर देते हो, बाइट स्ट्रीम के अंदर कन्वर्ट कर देते हो, तो आप इजीली जो है कम्युनिकेट कर पाते हो। तो इसके लिए सीरियलाइजेशन यूज होता है कि हमारा जो बीच में जो कम्युनिकेशन होना है उसके अंदर जो डेटा है वो बाइट स्ट्रीम के अंदर कन्वर्ट हो जाए और फिर कम्युनिकेट हो, ठीक है। हडूप इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। इसका मतलब है कि जो मल्टीपल मशीन्स होती हैं, यहाँ पे जो हमारा डेटा है वो बहुत नेटवर्क में मूव होता रहता है, मैपर और रिड्यूस के बीच में कम्युनिकेशन के लिए डेटा स्टोर होता है डेटा एसडीएफएस के अंदर। तो जो जावा ऑब्जेक्ट्स हैं कैन नॉट डायरेक्टली मूव अक्रॉस नेटवर्क। आप उन्हें जो है नेटवर्क के जो है नेटवर्क पे मूव नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते जावा ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जावा ऑब्जेक्ट्स को बाइट स्ट्रीम के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप जो है उसे कम्युनिकेट कर पाओगे। तो सीरियलाइजेशन इसीलिए यूज होता है कि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें बाइट स्ट्रीम के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है और ओवर द नेटवर्क जो है उसे कम्युनिकेट किया जाता है, और फिर जब कम्युनिकेशन वगैरह हो जाता है, सारा काम खत्म हो जाता है, तो फिर उसे रिकंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है ऑब्जेक्ट्स के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा जो है एक ऐसा लूप सा चलता है। तो सीरियलाइजेशन आपको क्लियर होगा। अब वेयर सीरियलाइजेशन हैपन, तो देखो मैपर और रिड्यूसर के बीच में हो रहा होगा, या फिर अगर आप एसडीएफएस के अंदर डेटा को लिख रहे हो, मतलब स्टोर कर रहे हो, तब आपका हो रहा होगा, या फिर आप जो हडूप के हमारे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं वो अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वहां पर हमारा जो है सीरियलाइजेशन हो रहा होगा। तो देखो हर स्टेप पर जो है सीरियलाइजेशन परफॉर्म हो रहा है, क्योंकि जो हडूप है वो बहुत ज्यादा कंपोनेंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड जो है उसके अंदर डिवाइडेड है, ठीक है। तो उसके अंदर सीरियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरियलाइजेशन के हमारे ऑब्जेक्ट स्टेप्स हैं, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो गया, लाइक टेक्स्ट नेम इज इक्वल टू न्यू टेक्स्ट, हमारा कृष्णा जो है ऑब्जेक्ट बन गया नया, ठीक है। अब सीरियलाइजेशन दूसरा जो है यहाँ पर इसको जो है आपने ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया बाइट्स के अंदर, ठीक है, बाइट स्ट्रीम के अंदर। तो हमारा बाइनरी के अंदर जो है ये कन्वर्ट हो गया। अभी कन्वर्ट हो गया, आप इसीलिए इजीली इसे क्या कर सकते हो, ट्रांसमिशन कर सकते हो। आपने ओवर द नेटवर्क इसे जो है सेंड कर दिया, आपने इसे स्टोर कर दिया फाइल के अंदर, ठीक है। फिर आप इसे डी सीरियलाइजेशन कर सकते हो, बाइट्स जो है इजीली जो है ऑब्जेक्ट्स में वापस जो है कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे 4 स्टेप के अंदर सीरियलाइजेशन परफॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। सो हडूप डज नॉट यूज डिफॉल्ट जावा सीरियलाइजेशन। अब देखो हडूप जो है जो डिफॉल्ट जावा का सीरियलाइजेशन होता है वो यूज नहीं कर सकता, क्योंकि जो जावा का सीरियलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा स्लो है, और जो लार्ज डेटा जो है वो प्रोड्यूस करने में बहुत ज्यादा परेशान करता है, ठीक है। और हाई ओवरहेड होता है उसके अंदर। तो आप जावा सीरियलाइजेशन यूज नहीं करते किसके अंदर, हडूप के अंदर। आप क्या यूज करते हो, राइटेबल इंटरफेसेस का यूज करते हो। राइटेबल इंटरफेस क्या होते हैं, राइटेबल इंटरफेस हमारे इफिशिएंट सीरियलाइजेशन के लिए यूज होते हैं हडूप के अंदर, जैसे कि इंट राइटेबल, लॉन्ग राइटेबल, ठीक है। राइटेबल जो होते हैं वो लाइट वेट होते हैं, इफिशिएंट होते हैं और कस्टमाइजेबल होते हैं, ठीक है। इसके लिए आप क्या करते हो, राइटेबल इंटरफेस का यूज करते हो, ठीक है। अब देखो हडूप के अंदर 3 तरीके के सीरियलाइजेशन होते हैं। एक होता है हमारा राइटेबल जो कि डिफॉल्ट होता है, आप इसे यूज करते हो, ठीक है, ज्यादातर इसी को यूज करते हो, ठीक है। एक होता है हमारा एवरो जो कि स्कीमा बेस्ड होता है। अगर आपको अपने जितना भी आपने बाइट स्ट्रीम आपको कन्वर्ट कर रहे हो, आपको उसके अंदर क्या चाहिए, आपको उसके अंदर अगर स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है, स्कीमा चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए, तो आप एवरो का यूज करते
करते हो। अगर आप एडवांस यूज करना चाह रहे हो, बहुत ही फास्ट है, तो आप प्रोटोकॉल बफर का यूज करते हो। प्रोटोकॉल बफर हमारे सिलेबस में नहीं है, आप यहाँ पर एवरो पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो सीरियलाइजेशन क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। सीरियलाइजेशन होता क्या है, जस्ट ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं बाइट स्ट्रीम के अंदर, जिससे कि आप उसे ओवर द नेटवर्क क्या कर पाओ, ट्रांसमिट कर पाओ, ठीक है। और फिर क्या करते हो, आप उसे डिसेंट्रलाइजेशन कर देते हो, और मतलब जो भी आपको करना है वो कर पाते हो, ठीक है। तो क्लियर है। अब एवरो क्या है, एवरो हमारा एक सीरियलाइजेशन का फ्रेमवर्क है जो कि हडूप के अंदर यूज होता है। और ये क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है कॉम्पैक्ट बाइनरी फॉर्मेट में, ठीक है। जिसके पास क्या क्या होता है, जिसके पास स्कीमा होता है और एफिशिएंट स्टोरेज होती है, ठीक है। मतलब स्कीमा जो होता है मतलब स्ट्रक्चर होता है, अगर आपके पास कोई भी डेटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट के अंदर स्टोर है तो वो हमारा काफी इफिशियंट होता है, ठीक है। और क्रॉस लैंग्वेज डेटा एक्सचेंज कर सकते हो आप, मतलब लाइक पाइथन को यूज कर सकते हो, सी को यूज कर सकते हो, स्केला को यूज कर सकते हो, ठीक है। ये लैंग्वेज को आप यूज कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। एवरो फाइल है स्कीमा प्लस डेटा, इसके बाद दो चीजें हैं, स्कीमा भी है और डेटा भी है, डेटा का स्ट्रक्चर भी है और डेटा भी है, ठीक है। स्कीमा जो डिफाइन करता है कि फील्ड का नाम क्या है, आपकी जो भी डेटा है वो किस फील्ड का है, डेटा का टाइप क्या है और स्ट्रक्चर क्या है, इन सबको जो है कौन डिफाइन कर रहा होता है, हमारा स्कीमा डिफाइन कर रहा होता है। और उसके साथ जो है डेटा भी स्टोर होता है, तो आपका जो है काफी ज्यादा इफिशियंट हो जाता है, ठीक है। क्या, डेटा। तो एवरो आपको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा एक एग्जाम्पल है स्कीमा, जैसे हमारा जेसन के अंदर होता है, ठीक है, जेसन फॉर्मेट में। तो टाइप हमारा क्या है, रिकॉर्ड है, नेम क्या है इस रिकॉर्ड का, स्टूडेंट है। अब हमारी अलग अलग फील्ड है स्टूडेंट के लिए, लाइक हम स्टूडेंट का जो है आईडी स्टोर कर रहे हैं, आईडी का क्या टाइप है, इंट टाइप है। नेम स्टोर कर रहे हैं, नेम का क्या टाइप है, स्ट्रिंग टाइप है। स्टूडेंट का जो है एज स्टोर कर रहे हैं, एज का क्या टाइप है, इंट टाइप है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना लिया कि इस फॉर्मेट में जो है हम डेटा स्टोर कर रहे होंगे, ठीक है। अब आप इसे इजीली जो है बाइट स्ट्रीम के अंदर कन्वर्ट कर दो और फिर जो है ट्रांसफर कर दो, और फिर आप उसे डीसेंट्रलाइजेशन करोगे, मतलब कि आप इसे ऑब्जेक्ट्स के अंदर वापस कन्वर्ट करोगे, तो आपको स्ट्रक्चर की हेल्प काफी ज्यादा होगी, ठीक है। सो एवरो कैसे काम करता है इंटरनली, सबसे पहले ये स्कीमा डिफाइन करता है जो कि जेसन के अंदर लिखा होता है। फिर उसे डेटा को क्या करता है, सीरियलाइज करता है, मतलब कि कॉम्पैक्ट बाइनरी फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है। फिर जो भी एसडीएफएस के अंदर जो है आपका स्कीमा जो है वो स्टोर हो रहा होता है, बाइनरी डेटा वो भी स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। और अगर आप डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हो तो आप स्कीमा का यूज करते हो उसके अंदर, और फिर डेटा को इजीली रिकंस्ट्रक्ट कर पाते हो करेक्टली, ठीक है। तो ये हमारे 4 स्टेप होते हैं, एवरो कैसे इंटरनली वर्क कर रहा होता है, ठीक है। और एवरो हमारा हाई टेबल्स के अंदर, काफका इंटीग्रेशन के अंदर, डेटा पाइपलाइन के अंदर, मैप रिड्यूस के अंदर, इन सब के अंदर जो है यूज हो रहा होता है, ठीक है। तो एवरो भी मैंने आपको इतनी अच्छे से समझा दिया कि आप कभी भी नहीं भूलोगे कि एवरो होता क्या है। एवरो जस्ट इजी है, मतलब कि सीरियलाइजेशन हो रहा है, बट उसके अंदर क्या है, डेटा के साथ आपका स्कीमा भी होता है। स्कीमा किसके अंदर लिखा होता है, जेसन के अंदर लिखा होता है, ठीक है, क्लियर है। अब आता है नेक्स्ट हमारा टॉपिक, फाइल बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर। तो हमने अब तक जो है 3 कंपोनेंट्स कर लिए, कंप्रेशन कर लिया, सीरियलाइजेशन कर लिया, एवरो कर लिया। अब हम करें क्या, फाइल बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर। फाइल बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर जस्ट डिफाइन करता है कि हडूप जो फाइल्स हैं, डेटा कैसे स्टोर होगा हडूप फाइल्स के अंदर, वही हमारा डिफाइन करता है फाइल बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। कि हडूप के अंदर बहुत सारी फाइल्स होती हैं, अब फाइल्स के अंदर जो डेटा स्टोर है वो किस तरीके से स्टोर है, ठीक है। जो नॉर्मल टेक्स्ट फाइल होती है उसके अंदर जो प्रोसेसिंग होती है काफी स्लो होती है, और मैप रिड्यूस जो है उसके अंदर इनफिशिएंट होता है, कोई भी इंडेक्सिंग नहीं होती। बट हडूप के अंदर क्या कैसी फाइल्स स्टोर हो रही है, बिग डेटा की फाइल्स स्टोर हो रही हैं, तो उसके अंदर हमें प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा फास्ट चाहिए, और उसके अंदर हमें मैप रिड्यूस का यूज़ करना है, तो इफिशिएंटली मैप रिड्यूस उसके ऊपर काम कर पाए, ठीक है। इंडेक्सिंग वगैरह होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको जो है इस डेटा स्ट्रक्चर रखना है फाइल के अंदर, जो भी आप डेटा स्टोर कर रहे हो उसका, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे 3 टाइप होते हैं। पहला होता है हमारा सीक्वेंस फाइल, जिसके अंदर जो हमारा डेटा है वो बाइनरी फॉर्मेट के अंदर जो है स्टोर हो रहा होता है, ठीक है, की वैल्यूज पेयर के बीच में। पहले उसे की वैल्यू पेयर्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, फिर उसे बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, और ये लार्ज डेटा को स्टोर करने के लिए काफी इफिशियंट होता है, ठीक है। फिर आता है मैप फाइल। मैप फाइल के अंदर कुछ नहीं होता, जैसे हमारी सीक्वेंस फाइल होती है ना बाइनरी फॉर्मेट के अंदर की वैल्यूज पेयर के अंदर, उसे जस्ट शॉर्ट कर दिया जाता है, जिससे कि इंडेक्सिंग काफी फास्ट हो सके विद एन इंडेक्स फॉर फास्टर लुकअप, सॉरी, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो है सीक्वेंस फाइल को स्टोर शॉर्टेड कर दिया जाता है, और उसके साथ इंडेक्स भी स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है। और जो कीज है हमारी वो शॉर्टेड होती हैं, और यहाँ पर इंडेक्स फाइल भी कंटेन कर रहा होता है, फास्टर सर्च होता है इसके अंदर, ठीक है। फिर आती है हमारी एरे फाइल्स। इसके अंदर क्या होता है कि द फाइल फॉर्मेट दैट स्टोर वैल्यूज इन एन इंडेक्स्ड एरे स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो फाइल फॉर्मेट है वो उसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो इंडेक्स के साथ स्टोर होती हैं, मतलब कि उसके साथ उसका एड्रेस भी होता है, जैसे एरे के अंदर इंडेक्स होता है ना, वैसे ही डेटा के साथ उसका एड्रेस भी होता है, कि आप इसके अंदर क्या कर पाओ, रैंडम रीड जो है इफिशिएंटली कर पाओ, ठीक है। क्योंकि आपके पास उसका डायरेक्टली एड्रेस है, तो आप डायरेक्टली उस एड्रेस से उसे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो इतना क्लियर है।
अब हमारा हडूप इनपुट आउटपुट फ्लो कैसे होता है कंबाइन करने के बाद, वो देखो। सबसे पहले हमारे पास डेटा आया, डेटा का सीरियलाइजेशन हुआ किसके अंदर, बाइनरी के अंदर। उसका फिर कंप्रेशन हुआ, डेटा हमारा छोटा हो गया, ठीक है। फिर उसे क्या किया, फाइल डेटा स्ट्रक्चर के अंदर क्या किया दिया, स्टोर कर दिया, और फिर हडूप के लिए प्रोसेस होने के लिए भेज दिया, ठीक है। तो इस तरीके जो जो है हडूप इनपुट आउटपुट काम करता है, जिससे कि हमारा जो अच्छे से एफिशिएंटली जो सारा का सारा मैकेनिज्म है वो काम कर पाए, ठीक है। तो ये हमने चार जो कंपोनेंट्स है वो अपने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ इजीली बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपना जो पूरा का पूरा यूनिट था उसका एक पार्ट कंप्लीट कर लिया, जो था हमारा एस डी एफ एस कंप्लीटली कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं हडूप इन्वायरमेंट की तरफ, ठीक है। सो हडूप इन्वायरमेंट एक हमारा कंप्लीट सेटअप है, लाइक हमारा हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई, या फिर हमारा जो क्लस्टर है, हमारे जितने भी सिस्टम्स है, ठीक है, कंप्यूटर्स हैं, उनका जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारी चीजें जो भी रिक्वायर्ड होती है हडूप इकोसिस्टम को रन करने के लिए, सारी की सारी फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग बिग डेटा, सब कुछ हमारा किसके अंदर आ जाता है, हडूप इन्वायरमेंट के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं, लाइक आप क्या पूरा का पूरा जो हडूप कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे करते हो, हडूप इंस्टॉलेशन कैसे करते हो, हडूप क्लस्टर को कैसे सेटअप करते हो, सारी चीजें हम देखने वाले हैं। हडूप के अंदर सिक्योरिटी कैसे वर्क करती है, हडूप इन द क्लाउड, इन सारे टॉपिक्स को हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि सेटिंग अप अ हडूप क्लस्टर। तो हडूप क्लस्टर एक हमारा ग्रुप होता है, बहुत सारे कंप्यूटर इंटरकनेक्टेड होते हैं और जो कि काम कर रहे होते हैं टुगेदर टू प्रोसेस एंड स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा यूजिंग हडूप फ्रेमवर्क, ठीक है। हडूप फ्रेमवर्क का यूज करके वो क्या करते हैं, बहुत ही लार्ज अमाउंट में जो डेटा है उसे स्टोर करते हैं और उसे प्रोसेस कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हमारे जो क्लस्टर होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा सिंगल नोड क्लस्टर, एक होते हैं हमारे मल्टी नोड क्लस्टर। अब ये जो सिंगल नोड क्लस्टर है वो तो बस मतलब किताबी की तरह है, मतलब कि आप बुकिश में पढ़ पा रहे हो, बस रियल वर्ल्ड में जो है आप मल्टी नोड का ही यूज कर रहे होते हो, ठीक है। तो सिंगल नोड के अंदर क्या होता है कि हडूप का जो कंप्लीट सेटअप है वो सारा का सारा एक सिंगल मशीन के अंदर होता है, ठीक है। और ये मेनली यूज होता है लर्निंग हडूप के लिए, या फिर टेस्टिंग एप्लीकेशन के लिए, या फिर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के अंदर सिर्फ यूज हो रहा होता है, जस्ट मतलब कि टेस्ट करने के लिए यूज हो रहा होता है, ठीक है। बट इसके अंदर ये जो है सारे ये रियल वर्ल्ड के अंदर यूज नहीं हो रहा होता, ठीक है। एक ही मशीन के अंदर नेम नोड भी होगा, डेटा नोड भी होगा, रिसोर्स मैनेजर भी होगा, रिसोर्स नोड मैनेजर भी होगा। बट अगर हम मल्टी नोड की बात करेंगे ना, उसके अंदर ये सारे के सारे नोड अलग अलग मशीन पे होते हैं, ठीक है। तो सिंगल नोड क्लस्टर क्लियर है। अब आता है हमारा मल्टी नोड क्लस्टर। इसके अंदर जो हमारे हडूप के कंपोनेंट होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अलग अलग मशीन्स के लिए, मल्टीपल मशीन्स पे थ्रू अ नेटवर्क, ठीक है। और वो कनेक्टेड होते हैं थ्रू अ नेटवर्क। रियल वर्ल्ड हडूप जो डिप्लॉयमेंट होता है वो इसी तरीके से होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक हमारा मास्टर नोड होता है जो कि क्लस्टर मैनेजर होता है, जिसका नाम दिया जाता है नेम नोड, या और रिसोर्स मैनेजर, ठीक है। ये लोग क्या कर रहे होते हैं, इन सबको टास्क को दे रहे होते हैं, ठीक है, असाइन कर रहे होते हैं, ये बताते हैं कि क्या काम करना है आपको, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, मेटा डेटा स्टोर होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे जो सारे के सारे डेटा नोड्स होते हैं, लाइक एक हमारा होता है डेटा नोड, एक होता है हमारा नोड मैनेजर, ठीक है। ऐसे हमारे जो वर्कर्स हैं वो हमारे अलग अलग नोड के लिए क्या होते हैं, स्टोर हो रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका एक टास्क है उसके लिए एक हमारा अलग नोड होता है, एक टास्क है उसके लिए अलग नोड होता है, एक हमारी फाइल है उसके लिए अलग नोड होता है, एक हमारा ब्लॉग है उसके लिए अलग नोड होता है, ऐसे अलग अलग नोड्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है। जिससे कि आपका डेटा जो है डिस्ट्रीब्यूटेडली स्टोर हो और डिस्ट्रीब्यूटेडली पैरेलली जो है प्रोसेस हो पाए, ठीक है। सो ये होता है मल्टी नोड क्लस्टर, क्लियर है। तो यहाँ तक मतलब बहुत अच्छी समझ में आ गया कि कैसे क्लस्टर जो है स्पेसिफाई होते हैं। दूसरा आता है हमारा क्लस्टर स्पेसिफिकेशन, सॉरी सेटअप होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे स्पेसिफिकेशन। तो हमारा जो क्लस्टर है, हमारे जो सिस्टम्स हैं उसकी स्पेसिफिकेशन कैसे होती है, ठीक है। कि आपको कितनी प्रोसेसर की जरूरत है, कितनी मेमोरी की जरूरत है, कितनी स्टोरेज की जरूरत है, उन सब की बात करेंगे, ठीक है। तो इट रिफर टू द हार्डवेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट नीडेड टू डिप्लॉय एंड रन अ हडूप क्लस्टर इफेक्टिवली। अगर आपको अच्छे से हडूप क्लस्टर को रन करना है, डिप्लॉय करना है, तो आपको कितनी कितनी चीजों की जरूरत होती है, ठीक है। तो सबसे पहले सीपीयू की बात करते हैं, तो आपको 416 जो कोर है, या फिर बहुत उससे भी ज्यादा जो कोर का सीपीयू है वो चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ पर पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही होती है। तो यही जो है अनेबल कर सकता है आपके लिए पैरेलल प्रोसेसिंग, अगर आपके पास मल्टीपल कोर्स के जो है सीपीयूज हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग डेटा प्रोसेसिंग टास्क इन हडूप, ठीक है। हडूप के अंदर जो डेटा प्रोसेसिंग होती है उस वो टास्क कौन रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए, सीपीयू रिस्पॉन्सिबल होता है। जितना अच्छा आपका सीपीयू होगा उतने अच्छे से ये परफॉर्म हो पाएंगे। लाइक हमारा इंटेल एक्सियन है या फिर एएमडी एपिक है, ठीक है। वो हमारे इस टाइप के प्रोसेसर्स हैं जो कि बिग डेटा को जो है प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा रैम, ठीक है। रैम जो हमारी मेमोरी होती है वो हमारी रिक्वायर्ड होती है प्रोसेसिंग के लिए मैप रिड्यूस टास्क के अंदर, ठीक है। कैचिंग डेटा भी इसके अंदर स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट होती है कि आप 16 से
64 GB तक हर एक नोड, यानी कि हर एक सिस्टम की 16 से 64 GB तक जो है आपकी जो मेमोरी है वो होनी चाहिए, ठीक है। रैम इतनी तो होनी चाहिए, मतलब मिनिमम, ठीक है। फिर आता है हमारा स्टोरेज। स्टोरेज जो हमारा डिस्क कैपेसिटी होता है, तो डिस्क कैपेसिटी तो मतलब लार्ज डिस्क कैपेसिटी कितना भी हो सकता है, कि अगर आपका डेटा जो है 1 TB है तो टीबी इसके अंदर क्या होता है कि 3 बार जो डेटा हमारा रेप्लिकेट हो रहा होता है, तो यहाँ पर ये 3 TB हो जाएगा। तो जो आपका डिस्क है ना वो तो इतना होना चाहिए, बहुत ज्यादा, मतलब कि लार्ज कैपेसिटी होनी चाहिए। और दो ऑप्शन होते हैं आपके स्टोरेज के लिए, यहाँ पर एसडीडी भी होता है, एसडीडी भी होता है, ठीक है। तो आप जितना चाहो उतना, मतलब आपके डेटा के हिसाब से जो है आपकी डिस्क जो है वेरी कर रही होती है, ठीक है। फिर आता है नेटवर्क। नेटवर्क हमारा जो चाहिए होता है आपका गीगा बिट इथरनेट चाहिए होता है, 1 Gbps या फिर उससे हायर, मिनिमम 1 Gbps तो चाहिए ही, अगर आपको मतलब करना है अच्छे से जो हडूप यूज, ठीक है। हडूप क्लस्टर जो है कम्युनिकेट कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली, तो इसके लिए इनको 1 Gbps मिनिमम जो है इथरनेट जो है चाहिए ही होता है। ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरमीडिएट डेटा ट्रांसफर बिटवीन नोड्स, तो इस वजह से भी चाहिए होता है। तो पावर सप्लाई चाहिए होती है अच्छी खासी, स्टेबल पावर चाहिए, बैकअप सिस्टम चाहिए, कूलिंग सिस्टम चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है लार्ज क्लस्टर होते हैं और वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है हीट को जो है जनरेट कर रहे होते हैं, तो इस वजह से आपको कूलिंग सिस्टम भी चाहिए, जिससे कि आपके सिस्टम जो है ब्लास्ट ब्लास्ट ना हो जाए, ठीक है, या फिर खराब ना हो जाए, ठीक है, बर्न होकर। तो ये हमारा क्लियर हो गया क्लस्टर स्पेसिफिकेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हडूप सेटअप एंड इंस्टॉलेशन। तो इसके अंदर हम देख रहे होंगे कि कैसे आप जो हडूप है और सॉफ्टवेयर है वो मल्टीपल मशीन्स पे स्टोर मतलब इंस्टॉल कर सकते हो, और आप उसे कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हो कि जिससे कि आप डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को जो है वर्क करवा पाओ टुगेदर, ठीक है, इजीली जो है आप उसे यूज कर पाओ, ठीक है। हडूप को आपको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है, उन सारी चीजों को हम इसके अंदर देख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोई प्रैक्टिकल वगैरह तो हो नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर थ्योरी वाइज, तो आपको स्टेप्स को जो है याद रखना है, ठीक है। मेजर स्टेप्स जो हैं हडूप इंस्टॉलेशन के अंदर चार होते हैं, ठीक है। चार के अंदर जो है एक हमारा कॉन्फ़िगर वाला स्टेप होता है ना, इसके अंदर मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन जो फाइल्स हैं वो भी लिखी हुई हैं। तो कभी कभी ये जो 4 इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं वो अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है 7 नंबर में, तो ये आपको अलग से याद रखना है, बट मैं आपको जो चारों स्टेप्स हैं वो बताऊंगा। अगर आपसे सिर्फ पूछा जाता है कि मेजर स्टेप्स इन हडूप इंस्टॉलेशन या फिर क्लस्टर सेटअप एंड इंस्टॉलेशन, तो आपको सिर्फ 4 स्टेप्स लिखने हैं, ठीक है। मतलब आपको तीसरा स्टेप बस इतना ही लिखना है, बट मैं तीसरे स्टेप्स को यहाँ पर इतना डिटेल में समझाऊंगा जिससे कि अगर आपसे अलग से पूछा जाए तब भी आप समझाकर आ पाओ, ठीक है। फिर आपको फोर्थ स्टेप लिखना है। तो चलो जल्दी से एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जावा को जो है इंस्टॉल करना है, कि जो क्योंकि जो हडूप प्रोग्राम है ओनली जेवीएम पे जो है वर्क करता है, ठीक है। तो विदाउट जावा हडूप कैन नॉट बी रन, ठीक है, रन नहीं हो पाएगा वो, ठीक है। तो जावा वर्चुअल मशीन आपको चाहिए ही। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इंस्टॉल करना है जावा डेवलपमेंट किट जेडीके को, आपको इंस्टॉल कर लेना है। ये आपकी कमांड होती है sudo apt इंस्टॉल ओपन जेडीके 8 जेडीके, ये आपको जो है अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लेना। फिर वेरीफाई भी कर सकते हो आप जावा हाइफन वर्जन से, अगर आपके पास इंस्टॉल है तो आपको वर्जन वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। फिर आपको जो है जावा होम इन्वायरमेंट वेरिएबल को जो है आपको कॉन्फ़िगर करना है, कि आपका जो वेरिएबल है कहाँ पर स्टोर कहाँ पर हो है, ठीक है। तो आपको वो कर लेना है, ठीक है। तो ये 3 स्टेप हैं, इस स्टेप के अंदर वो आपको लिख कर आने हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जावा को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट हमारा, हमें हडूप को जो है डाउनलोड करना है। तो आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है हमारी अपीचे अपाचे की, वहां पर आपको जो है मिल जाएगा हडूप, वहां पर आप इजीली क्लिक करके जो है उसे डाउनलोड कर सकते हो, वो जो आपका फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको जो आपकी हडूप फाइल्स हैं उन्हें कॉन्फ़िगर करना है। तो देखो जितनी भी हमारी फाइल्स होती हैं हडूप की, जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं वो हमारी एक डायरेक्टरी के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टरी के अंदर क्या होती है, स्टोर होती है, ठीक है। देखो हडूप के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, तो आपको डिफॉल्ट वे में समझाना होगा कि कौन सा कंपोनेंट क्या है और कौन सा कंपोनेंट कैसे आपस में कम्युनिकेट करेगा, जिससे कि वो आपस में टुगेदर मतलब मिलके काम कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए, ठीक है। तो आपको जो है फाइल्स को अच्छे से जो है कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट जो हडूप की फाइल्स हैं उनके बारे में, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन जो इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, पहली हमारी कोर साइट डॉट एक्सएमएल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो हमारी कोर्स कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स होती हैं हडूप की, वो सारी की सारी कहाँ पर स्टोर होती हैं, कोर साइट डॉट एक्सएमएल के अंदर स्टोर होती हैं। जितना भी हमारा फाइल सिस्टम है, क्लस्टर की कम्युनिकेशन सेटिंग्स हैं, वो सारी डिफॉल्टली इस फाइल से जो है ली जाती हैं और काम करे, अगर आपको आगे कस्टमाइज करना है तो आप कर सकते हो, बट डिफॉल्ट वे में इसी फाइल से ली जाती हैं, कोर साइट डॉट एक्सएमएल, ठीक है। चीज दूसरा आता है एच डी एफ एस साइट डॉट एक्सएमएल। तो नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर जितनी भी हमारी सेटिंग है रिलेटेड टू एच डी एफ एस, वो सारी की सारी कॉन्फ़िगर होंगी यहाँ पर, ठीक है। इट डिफाइन पैरामीटर्स लाइक रेप्लिकेशन फैक्टर कितने होंगे, ठीक है, और स्टोरेज डायरेक्टरी कौन सी होगी,
ब्लॉक साइज कितना होगा, ये सारा का सारा कहाँ पे डिफाइन होता है हमारा HDFS साइट डॉट XML के अंदर, ठीक है। फिर आती है हमारी मैप्रेड हाइफन साइट डॉट XML, ठीक है। यहाँ पर जितने भी हमारे मैप रिड्यूस प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क के रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी की सारी कौन कंटेन कर रहा होगा, मैप्रेड साइट डॉट XML कंटेन कर रहा होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक कमांड जैसे कि यहाँ पर एक हमारी कमांड है, या फिर आप कह सकते हो जो हमारा क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शन है, मैप रिड्यूस डॉट फ्रेमवर्क डॉट नेम इक्वल टू यान, यानी कि ये बता रहा है कि हडूप डेट मैप रिड्यूस जॉब विल रन यूजिंग यान रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। मैप जो हमारा हडूप है उसके अंदर जो मैप रिड्यूस की जॉब है वो हमारी यान रिसोर्स मैनेजमेंट का यूज करेंगी, ठीक है, रन होने के लिए, ठीक है। फिर आता है हमारा यान साइट डॉट XML, जितने भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड टू यान है वो सारी यहाँ पर स्टोर हो रही होंगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन है, यान डॉट नोड मैनेजर डॉट AUX ऑक्स सर्विसेज इज इक्वल टू मैप रिड्यूस शफल, यानी कि इसने अनेबल कर दिया जो मैप रिड्यूस की सफल सर्विस है रिक्वायर्ड फॉर डेटा ट्रांसफर, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर है, ठीक है, मतलब कि ये आपकी जो चार फाइल्स हैं या अलग अलग टाइप का जो कॉन्फ़िगरेशन है उन्हें जो है स्टोर कर रही है, कंटेन कर रही है। कोर साइट के अंदर जितनी भी हमारी कोर कम्युनिकेशन है, क्लस्टर कम्युनिकेशन है, जो भी हमारे हडूप की कोर सेटिंग्स हैं वो हमारी यहाँ हो गई, HDFS की इसके अंदर हो गई, मैपरेड्यूस की इसके अंदर हो गई, यान की इसके अंदर हो गई, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था हडूप हमारा 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, तो तीनों की अलग अलग फाइल हो गई, एक हमारी हडूप की फाइल हो गई, ऐसे आपको याद कर सकते हो, ठीक है। फिर हमारा 4 स्टेप होता है कि यहाँ पर आपको हडूप की जो सर्विसेज हैं उन्हें स्टार्ट करना है, ठीक है। तो हडूप की अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग आपकी कमांड होती है, जैसे कि स्टार्ट DFS.sh, इससे आपका जो नेम नोड है और जो डेटा नोड है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और यान को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट यान डॉट sh, इससे आपका जो रिसोर्स मैनेजर है और जो नोड मैनेजर है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये जो सर्विसेज हैं वो अच्छे से रन कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, कोई बंद तो नहीं है, वो आप JPS जो कमांड है उससे आप जो है रन करके जो है वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो देखो मुझे पता है आप कोई भी जाकर जो है कंप्यूटर पे ये सारा काम नहीं करने वाला, तो आपको इन्हें याद कर लेना है, ठीक है। याद कर लेना प्लीज इन्हें, क्योंकि आपको इस स्टेप्स के अंदर इन्हें लिखोगे तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि स्टेप्स अगर आप नाम नाम देखोगे तो सिर्फ छोटे छोटे से हैं, आपको इसके अंदर डेटा तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सिंपल सा फ्लो डायग्राम भी है कि आपने जावा को इंस्टॉल किया, हडूप को डाउनलोड किया, फाइल्स को कॉन्फ़िगर किया, आपने सर्विसेज को स्टार्ट किया, और फिर जो आपका हडूप क्लस्टर है वो पूरा रेडी हो चुका है, आप इसका काम में ले सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा फ्लो डायग्राम हो गया किसका, सिंपल इंस्टॉलेशन का, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सिक्योरिटी इन हडूप। तो देखो हडूप जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है और बहुत सारा डेटा जो है वो प्रोसेस करता है, स्टोर करता है, तो उसके लिए हमारा जो मैकेनिज्म है सिक्योरिटी का वो काफ़ी ज़्यादा टाइट होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी हमारे मैकेनिज्म है, जो भी हमारे प्रोटोकॉल्स हैं वो हमारे यूज़ होते हैं डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, यूज़र एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए, या फिर सेफ ऑपरेशन जो है परफॉर्म हो उसे इंश्योर करने के लिए हडूप क्लस्टर के अंदर, उस सब को हम क्या कहते हैं, सिक्योरिटी इन हडूप कहते हैं, ठीक है। सो ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट सिक्योरिटी बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सिस्टम, जैसे कि ट्रेडिशनल सिस्टम के अंदर इजी सी सिक्योरिटी होती है वो, बट यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो दो कोर हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं सिक्योरिटी के अंदर हडूप के, एक है हमारा ऑथेंटिकेशन और एक है हमारा ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन हमारा सिंपल सा है, ये हमारा प्रोसेस होता है कि वेरीफाई करना है कि आपका जो यूजर है वो वैलिड है या नहीं, कि वो हु आर यू, कि वो वैलिड है तो उसे एक्सेस मिल जाएगा, अगर वैलिड नहीं है तो उसे एक्सेस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन के अंदर एक हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है हमारा कार्ब्रोस, ठीक है। कार्ब्रोस हमारा एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, मैकेनिज्म है, जो कि हमारा मोस्ट कॉमन ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है, हडूप के अंदर यूज होता है, ठीक है। ये हमारा काफी सिक्योर ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है दैट यूजेस इनक्रिप्टेड टिकट टू वेरीफाई यूजर आइडेंटिटी। ये सबसे पहले यूजर आइडेंटिटी को चेक करता है और फिर उसे टिकट दे देता है कि वो एक हमारा वैलिड यूजर है, ठीक है। अगर यूजर के पास वो टिकट है तभी उसे हडूप के अंदर एंट्री मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलती है। कैसे काम करता है, यूजर रिक्वेस्ट एक्सेस टू हडूप सर्विसेज, तो कार्ब्रोस जो है उसे वेरीफाई करता है यूजर आइडेंटिटी को, अगर वो वैलिड है तो फिर उसे सिक्योरिटी टिकट दे देता है, ठीक है। उस सिक्योरिटी टिकट को वो क्या कर सकता है, हडूप सर्विसेज को दिखाकर, अगर वहां पर एक्सेप्ट हो जाती है वो टिकट तो उसे एक्सेस जो है वो मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसे काम करता है हमारा जो ऑथेंटिकेशन है, कार्ब्रोस ऑथेंटिकेशन है वो, ठीक है। कार्ब्रोस ऑथेंटिकेशन कभी कभी 2 नंबर के अंदर पूछा जा सकता है, या फिर पूरा का पूरा अगर सिक्योरिटी पूछा जाता है तो आपको ये लिख कर ही आना है, सिर्फ ऑथेंटिकेशन लिख कर आओगे तो काम नहीं चलेगा, आपको बस इतना कंटेंट नहीं लिख पाओगे, तो आपको ये कार्ब्रोस ऑथेंटिकेशन भी समझा कर आना है।
फिर आता है हमारा ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन तो हमारा सिंपल सा प्रोसेस है, इसके अंदर आप जो भी यूजर हमारा वैलिड यूजर है, मतलब कि ऑथेंटिकेटेड यूजर है, जो कि यहाँ सर आया है, ठीक है, ऑथेंटिकेट होकर आया है, वो कितने एक्शंस जो है, कितनी सर्विसेज को यूज कर सकता है, उसे कितना अलाउड है टू परफॉर्म इन अ हडूप सिस्टम। तो देखो, जैसे कि कुछ यूजर्स होते हैं वो सिर्फ रीड कर सकते हैं, कुछ यूजर होते हैं रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, कुछ यूजर्स होते हैं वो उनके पास फुल एक्सेस होता है, सारा काम कर सकते हैं, एडिट वेडिट सब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बताता है ऑथराइजेशन की व्हाट आर यू अलाउड टू डू, कितना जो है एक्सेस कर सकते हो, क्या क्या आप ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए अलाउड हो, ठीक है। तो ये हमारा ऑथराइजेशन के अंदर आता है। तो इस तरीके जो सिक्योरिटी है वो काम कर रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, ये हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जस्ट लिख दिए हैं, तो मैंने यहाँ पर आपको समझा दिए, सिलेबस के अंदर हैं, तो मैंने आपको समझा दिए हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा हडूप एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो हडूप एडमिनिस्ट्रेशन सिंपल सा प्रोसेस है, एक हमारा बंदा होता है जो हमारा होता है एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, उसके पास सारा का सारा काम होता है कि वो मैनेज कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, हडूप क्लस्टर को प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या नहीं, सब कुछ जो है वो मेंटेन करता है, चाहे वो एसडीएफएस हो, यान हो, या फिर मैप्रेड्यूस हो, सबको मेंटेन करने का काम, सबको मॉनिटर करने का काम, सबको मतलब एंश्योर करने का कि सारे काम जो है अच्छे से हो रहे हैं, वो एक हमारा एक बंदा होता है हडूप एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे हमारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना, वैसे ही हमारा यहाँ पर हडूप एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जिसका ये सब काम होता है, ठीक है। उसकी हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग दीज टास्क इज कॉल्ड हडूप एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सबसे पहले तो क्लस्टर मैनेजमेंट करता है कि जितने भी हमारे क्लस्टर्स हैं उनको मतलब मेंटेन करना, उनको कंट्रोल करना, पूरे के पूरे हडूप क्लस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसका किसका काम होता है? हडूप एडमिनिस्ट्रेटर का, ठीक है। जॉब शेड्यूलिंग का काम होता है कि हमारी जो जॉब्स हैं वो एग्जीक्यूट हो रही है एफिशिएंटली या नहीं, रिसोर्स आर प्रॉपरली एलोकेटेड और नॉट, ठीक है। रिसोर्स मॉनिटरिंग का काम होता है कि कोई ऐसा तो रिसोर्स नहीं है जो ज़्यादा लोकेट कर दिया गया है, कोई रिसोर्स ऐसा तो नहीं है कम लोकेट किया गया है, या फिर जैसे ही रिसोर्स खत्म होता है, ऐसा ना हो कि जब रिसोर्स खत्म हो रहा है तभी हमें पता चल रहा है, ठीक है। हमें पहले से जो चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए, जिससे कि कोई सिस्टम डाउन ना हो, ठीक है। ट्रैक द परफॉर्मेंस एंड हेल्थ ऑफ क्लस्टर रिसोर्सेज। एंड नेक्स्ट आता है स्टोरेज मैनेजमेंट, कि आपकी जो डिस्क है वो उसको मॉनिटर करना, आपका जो एच डी एफ एस रेप्लीकेशन है उसे मैनेज करना, कि ऐसा ना हो कि आपने रेप्लीकेशन तो कर दिया बट डिस्क इतनी है ही नहीं, ठीक है। डेटा को नोड्स पे अक्रॉस बैलेंसिंग करना, किसी ऐसा ना हो कि किसी नोड पर ज़्यादा डेटा है, किसी नोड पे कम डेटा है, इन सब का काम, ये सब किसके काम होते हैं, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? हडूप एडमिनिस्ट्रेटर की। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आप अपने हिसाब से बनाकर भी लिख कर आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है आपको सेम टू सेम लिख कर आने है, ठीक है। कहीं पर भी ऐसे मेंशन नहीं है कि बिल्कुल सेम टू सेम डेटा लिख कर आना है आपको, आप अपने हिसाब से भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लिख कर आ सकते हो, क्योंकि आपने यहाँ तक हडूप को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, आपको पता है कि कौन कौन सी सर्विसेज हैं, किस किस चीज़ों को मॉनिटर करना है, सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ ही गया कि एसडीएफएस मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? तो इट इज द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअसली ऑब्जर्विंग द परफॉर्मेंस, हेल्थ एंड स्टेटस ऑफ नोड्स एंड सर्विसेज इन द हडूप क्लस्टर। कि हडूप क्लस्टर के अंदर जो हमारे नोड्स होते हैं, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, उनकी हेल्थ को मेजर करना, नोड की हेल्थ को चेक करना कि हार्ट बीट सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि डेटा नोड जो होता है वो नेम नोड को जो है एक हार्ट बीट सिग्नल भेजता है, मतलब कि अपनी जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो भेज रहा होता है, ठीक है। अगर हार्ट बीट सिग्नल आना बंद हो जाता है तो नेम नोड मान लेता है कि हमारा जो डेटा नोड है वो हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है, वो हमारा डिसलोकेट मतलब डिस्ट्रीब मतलब क्या बोलते हैं उसे, खत्म हो चुका है, इतना आप समझ लो, ठीक है। तो आप ये चेक करते रहते हो हार्ट बीट सिग्नल को, डिस्क यूजेस चेक कर सकते हो कि अवेलेबल कितनी है, कितनी यूज हो चुकी है, टोटल कैपेसिटी कितनी है आपकी डिस्क की। सीपीयू यूजेस देख सकते हो कि आप इंश्योर कर सकते हो कि इंश्योर करना चाहिए कि क्लस्टर जो नोड्स हैं वो हमारे कहीं ओवरलोडेड ना हो, ठीक है, उनके जो है अच्छे से जो है वेल मेंटेन हो। और नेटवर्क ट्रैफिक, डेटा ट्रांसफर स्पीड चेक कर सकते हो, तो ये सब हमारी मॉनिटर हो रही होती है, ठीक है। तो एसडीएफएस मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस के अंदर ये चीजें आती हैं, ठीक है। सो कौन कौन से टूल्स हैं इन सबको मॉनिटर करने के लिए? तो देखो, सबसे पहला होता है हमारा हडूप वेब यूआई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक जो है बिल्ट इन वेब इंटरफेस मिल जाता है, जहाँ पर आप मॉनिटर कर सकते हो हडूप को इजीली, ठीक है। और हडूप ने ही इसे प्रोवाइड किया हुआ है, तो ये डिफॉल्ट एक हमारा इंटरफेस है, ठीक है। फिर आता है हमारा अपाचे अंबारी। अपाचे अंबारी एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर टूल है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक डैशबोर्ड दे देता है जो कि काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली होता है, आप इससे इजीली मॉनिटर कर सकते हो सारी चीजें हडूप के अंदर, ठीक है। नाइगियोस नाइगियोस होता है एक हमारा ओपन सोर्स मॉनिटरिंग
मॉनिटरिंग टूल जो कि कम्प्लीटली फ्री है, और आप इसको यूज़ कर सकते हो सर्वर परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए, नेटवर्क कनेक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए, ना कहीं उसको यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये हमारे टूल्स हैं हडूप मॉनिटरिंग के लिए। ये टॉपिक्स काफ़ी छोटे-छोटे हैं और मैं जल्दी-जल्दी कवर कर रहा हूँ, क्योंकि ये रीड करने पे ही समझ आ रहे हैं, आपको इसके अंदर कुछ अलग से कुछ समझाने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा हडूप बेंचमार्क्स, ठीक है। तो ये हमारे कुछ टूल्स होते हैं, टेस्टिंग टूल्स जिसे हम बोलते हैं, जो कि क्या करते हैं कि एफिशिएंसी को, स्पीड को, स्केलेबिलिटी को, इन सबको क्या कर रहे होते हैं, इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं कि हमारे जो हडूप क्लस्टर्स हैं, जो भी हमारे नोड्स वगैरह हैं, उनकी एफिशिएंसी कैसी है, स्पीड कैसी है, स्केलेबिलिटी कैसी है, उसको हम कहते हैं हडूप बेंचमार्क्स, ठीक है। सो हमारे कुछ हडूप बेंचमार्क्स टूल्स हैं। सबसे पहला है हमारा टेस्ट डीएफआईओ, डीएफएसआईओ, ठीक है। ये हमारा एक टूल है जो कि क्या करता है कि परफॉर्मेंस जो है हमारी एसडीएफएस की, उसे मेजर करने के लिए यूज होता है। जैसे कि हमारा ये डेटा की रीड स्पीड को मेजर करता है, डेटा की राइट स्पीड को मेजर करता है एसडीएफएस के अंदर, ठीक है। इनपुट आउटपुट थ्रूपुट को मेजर करता है कि किस हिसाब से है, ठीक है। तो ये हमारा टेस्ट डीएफएसआईओ होता है, ठीक है। ये हमारा एसडीएफएस के अंदर यूज होता है। एसडीएफएस के अंदर ही तो ये सारे काम हो रहे होते हैं, रीड राइट इनपुट, ये सारे काम किसके अंदर हो रहे होते हैं, एसडीएफएस के अंदर हो रहे होते हैं। तो ये हमारा एक बेंचमार्क टूल है, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा टेस्ट शॉट, ठीक है। ये हमारा जो हमारी हडूप की कैपेबिलिटी है शॉर्टिंग करने की, उसे चेक करता है। ये सबसे पहले क्या करता है, एक लार्ज डेटा सेट जो है उसे जनरेट करता है, उसे जो है पहले शॉर्ट करता है मैप रिड्यूस की हेल्प से, और उसे वैलिडेट करता है कि आपका जो मैप रिड्यूस ने आउटपुट दिया है वो हमारा सही से शॉर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर वो सही से शॉर्ट हुआ है तो मेजर करता है कि कितना टाइम उसने लिया कंप्लीट टास्क को करने में, ठीक है। तो वो कौन कर रहा, टेरस टेरट सॉर्ट जो है ये काम कर रहा होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा एमआर बेंच, ये भी हमारा एक बेंचमार्क टूल है। ये हमारा यूज होता है टेस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ मैप रिड्यूस जॉब। जो हमारे मैप रिड्यूस की जॉब है उसके अंदर कितना जॉब एग्जीक्यूशन टाइम लगा, एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा, जॉब शेड्यूलिंग इफिशियंसी की कितनी फास्ट है हमारी जॉब शेड्यूलिंग, और सिस्टम थ्रूपुट। इन सबको कौन चेक कर रहा होता है, हमारा एमआर बेंच जो है चेक कर रहा होता है, टेस्ट कर रहा होता है कि सही से काम कर रहे हैं या नहीं। ये देखो, जो हमारा हडूप बेंचमार्क है उसके अंदर जो मेन चीज है वो हमारे टूल्स हैं, ठीक है। तो इन तीन टूल्स के जो नाम है उन्हें याद रखना, और नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि टेरा सॉर्ट है तो ये हमारा शॉर्टिंग को जो है टेस्ट कर रहा है, एमआर बेंच है तो ये मैप रिड्यूस की जॉब को जो है टेस्ट कर रहा है, और यहाँ पर डीएफएसआईओ है यानी कि एचडीएफएस के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। और मॉनिटरिंग के अंदर जो है आप ये सिंपल से ये जो चार है वो लिख कर आ जाना, और एक दो टूल्स बता देना, ठीक है। जैसे कि अपाचे अंबारी बता सकते हो, नागियोस बता सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल सिंपल से टॉपिक से ही हमने कंप्लीट कर लिया है। एक लास्ट टॉपिक जो हमारा बचा है वो है हमारा हडूप इन द क्लाउड, ठीक है। हडूप इन द क्लाउड, इस पर जो है ये 7 मार्क्स में भी टॉपिक जो है ये आ सकता है, तो मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से। तो देखो हडूप जो है अब तक हमने देखा कि यहाँ पर आपको फिजिकल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, ठीक है। आपको सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ेंगी, खरीदनी पड़ेंगी, तभी आप ये परफॉर्म कर सकते हो। बट हडूप इन द क्लाउड में क्या होता है कि बीच में एक लेयर आ जाती है किसकी, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स की। जैसे कि एडब्ल्यूएस हो गया अमेज़न का, एज़्योर हो गया माइक्रोसॉफ्ट का, जीसीपी हो गया हमारा गूगल का। ये हमारे कुछ प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं जो कि हडूप का जो पूरा क्लस्टर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सर्वर्स हैं, सारी चीजें हैं, उन सबको कौन मेंटेन करता है, हमारा ये जो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स है वो मेंटेन करते हैं। बस यूजर आते हैं, पैसे देते हैं और काम को अपने निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पे पर यूज पर जो है ये मॉडल काम करता है। तो मतलब सारी चीजें क्या हो जाती हैं, ऑनलाइन हो जाती हैं, क्लाउड पे हो जाती हैं, ठीक है। आप डायरेक्टली इंटरनेट से उसे एक्सेस कर सकते हो। आपको कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यूजर डायरेक्टली क्लाउड प्लेटफॉर्म के पास जाता है और क्लाउड प्लेटफॉर्म ये सब काम उसे करके दे देते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लाउड जो प्रोवाइडर्स हैं वो हमारे सप्लाई करते हैं सर्वर्स को, स्टोरेज को। हडूप सॉफ्टवेयर्स को जो है वर्चुअल मशीन्स पे रन करवा देते हैं क्लाउड पर। यूजर कैन प्रोसेस बिग डेटा विदाउट मैनेजिंग फिजिकल हार्डवेयर, आपको इन सब मैनेज करने की जरूरत ही नहीं है। इससे क्या होता है कि जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स हैं, वो जो है बिल्ड कर पाते हैं लार्ज हडूप क्लस्टर क्विकली एंड इफिशिएंटली, बिना किसी फिजिकल हार्डवेयर को खरीदे वगैरह, ठीक है। तो ये होता है हमारा हडूप इन द क्लाउड। हडूप इन द क्लाउड में हमारे कुछ मेजर जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि हमारे सपोर्ट करते हैं हडूप को, वो हमारे तीन है। पहला है हमारा अमेजॉन वेब सर्विस। अमेजॉन वेब सर्विस हमारा मोस्ट वाइडली जो है यूज होता है क्लाउड प्लेटफॉर्म बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए। इसके अंदर एक हमारी सर्विस होती है AWS EMR, इलास्टिक मैप रिड्यूस जिसे हम बोलते हैं। ये हमारी एज अ बिग डेटा सर्विस है जो कि AWS के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो ये हमारी कैसे काम करती है, ये यूजर को क्रिएट करने देती है हडूप क्लस्टर इन AWS। आप
AWS के अंदर जाके जो है हडूप क्लस्टर को जो है क्रिएट कर सकते हो। आपका जो डेटा है वो सारा का सारा Amazon S3 के अंदर सिंपल सिक्योर स्टोरेज जो होती है हमारी, उसके अंदर स्टोर हो पाता है। क्लाउड स्टोरेज होती है ये हमारी, बहुत अनलिमिटेड होती है ना। आप इसे पेपर यूज मॉडल पे यूज कर सकते हो, ठीक है। बिग डेटा प्रोसेसिंग आप रन कर पाते हो यूजिंग हडूप या फिर स्पार्क को ऑन द क्लाउड ही, ठीक है। तो ये हमारी होती है AWS की एक सर्विस है, कौन सी, AWS EMR, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आती है हमारी माइक्रोसॉफ्ट अज्योर। माइक्रोसॉफ्ट अज्योर भी एक हमारा हडूप बेस्ड सर्विस है जो कि हमारी है अज्योर HD इनसाइट, ठीक है। देखो, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर जो है एक हमारा किसका प्लेटफॉर्म है, क्लाउड प्लेटफॉर्म है। ये आपको बहुत सारी जो क्लाउड सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाता है। उसके अंदर एक हमारी हडूप बेस्ड सर्विस है जिसका नाम है अज्योर HD इनसाइट। ये हमारी क्लाउड सर्विस है जो कि अलाउ करती है यूजर को अपने हडूप क्लस्टर को आप माइक्रोसॉफ्ट अज्योर पे क्या कर पाते हो, डिप्लॉय कर पाते हो इजीली, ठीक है। तो आपका जो क्लस्टर है कहाँ पे डिप्लॉय हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर पे डिप्लॉय हो जाएगा। तो जो आपके हडूप के क्लस्टर्स हैं उन्हें मैनेज कर देगा आपका जो अज्योर HD इनसाइट है। आपका जो इंटीग्रेशन है एज़्योर का स्टोरेज सर्विसेज का वो भी करके दे देगा। एज़्योर की आपकी और भी सर्विसेज होती है ना स्टोरेज सर्विसेज, उससे आपका इंटीग्रेशन कर देगा हडूप क्लस्टर का। इंटरप्राइजेस लेवल की आपको सिक्योरिटी दे देगा, तो आपका जो डेटा है वो बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का एक हमारा सर्विस है जिसका नाम है डेटा प्रॉक एंड हमारा बिग क्वेरी। ये हमारे कुछ हमारी सर्विसेज हैं जो कि बिग डेटा के रिलेटेड है, ठीक है। तो दी सर्विसेज अलाउ ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोसेस लार्ज डेटा सेट, और लार्ज डेटा सेट को जो है यहाँ पर प्रोसेस कर सकते हो डेटा प्रॉक में। एंड यूजिंग हडूप एंड स्पार्क फ्रेमवर्क्स, आप इनको यूज करके हडूप को स्पार्क को आप बिग डेटा सेट को जो है प्रोसेस कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सो आपके क्लाउड के अंदर अगर आप बिग डेटा को यूज करते हो, हडूप को आप अगर रन करते हो क्लाउड के अंदर, मतलब कि आपने फिजिकल स्टोरेज नहीं लिया, आप क्लाउड पे कर रहे हो, तो क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। तो देखो, क्लाउड अगर आप फिजिकली भी करते हो ना, तो फिजिकली क्या होता है, बस आपका पैसा ज्यादा लग रहा होता है, आपको मेंटेनेंस बहुत ज्यादा देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी हार्डवेयर मैनेजमेंट नहीं करना, आपको मेंटेनेंस बहुत लो हो गया, कॉस्ट इफिशिएंसी हो गई, आपको बिल्कुल इतने अर्ली स्टेज में पैसे देने की जरूरत ही नहीं है। जितना आपको यूज करना है उतना ही पैसा दो, फालतू में आपको ज्यादा पैसा देने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और स्केलेबिलिटी भी है, ठीक है, आप जितना पैसा दोगे उतना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। और आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, आपको पता हो गया, ठीक है। हडूप आपने पढ़ लिया, क्या क्या हमारी हडूप के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या प्रॉब्लम थी, हडूप ने उसे क्या सॉल्व किया, और हडूप के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि फिजिकल हार्डवेयर वगैरह लेने की है, वो क्लाउड कैसे सॉल्व कर रहा है, वो आप यहाँ पर लिख कर आ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिंपल सा आप ये भी बना कर आ सकते हो, यूजर है यहाँ पर हमारा, ठीक है, आप हो, ठीक है, पर आपको यूज करना है, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली ये जो फिजिकल हार्डवेयर वगैरह है उन्हें खरीदने की जरूरत नहीं है, नोट्स को खरीदने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जाओ, आपको ये सारी सर्विसेज क्लाउड प्लेटफॉर्म जो है वो मैनेज करेंगे और आपको पेपर यूज मॉडल पे दे देंगे, ठीक है। तो आप उन्हें यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने वो पढ़ा है ना क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर भी हमारा एक पार्ट आता है, लास्ट में यूनिट 5 के अंदर आता है हमारा हडूप, ठीक है। तो वहां पर आप जो है हडूप को इसीलिए पढ़ रहे हो क्योंकि यहाँ पर क्लाउड के अंदर भी हमारी जो बिग डेटा की सर्विसेज हैं वो आ चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपनी जो यूनिट 3 है वो कंप्लीट कर ली। अब तक हमने यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 कंप्लीट कर ली अच्छे से। तो यहाँ पर हमने विद पीवाई की सॉल्यूशंस देखा है, ठीक है, सारे सॉल्यूशंस भी कवर कर लिए इसके साथ मैंने। आपको अगर कंप्लीट प्लेलिस्ट देखनी है तो आप प्लीज चैनल के इसके डिस्क्रिप्शन में जाओ, वीडियो के आपको मिल जाएगी, ठीक है। और वीडियो को प्लीज लाइक कर दो क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो बनी है, इतना मैंने अच्छे से जो सिलेबस है कंप्लीट किया है, ठीक है, और बहुत अच्छे से समझाया है। आप सच में इंटरनेट पे जाओगे आपको बहुत मुश्किल होगी इन टॉपिक्स को समझने में, मैंने आपको बहुत सिंपली वे में समझा दिया है। और सच में आपको लग रहा होगा कि यार कहीं हमने इतना ऐसा तो नहीं, हमने कम पढ़ लिया है या फिर हमने ज्यादा पढ़ लिया है। मैंने आपको जितना पढ़ा है ना उतना आपके लिए जरूरी था, और इतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है। इससे ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप इतना भी पढ़ लोगे ना तो आपके लिए बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इतना पढ़ लेना अच्छे से, आपका सिलेबस पूरा कवर हो गया, पीवाई की सॉल्यूशंस कवर हो गए। क्या करना, बस एक काम कर देना, मल्टी एडम्स चैनल को सब्सक्राइब कर देना दिल से, और मल्टी एडम प्लस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, मल्टी एडम्स करियर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। करियर चैनल पे जो है आपको मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, हैकेथॉन अपडेट्स, और आपको जो है जो भी लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं उनके उनके मैं साथ इंटरव्यूज लाता हूँ। जो भी लोग अच्छे नंबर्स को स्कोर कर रहे हैं उनके साथ यहाँ पर इंटरव्यू आने वाला है, तो आप देख सकते हो, ठीक है, मल्टी एडम्स करियर चैनल को। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो अपडेट रहने के लिए, ठीक है, अपडेट
अपडेटेड रहने के लिए। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जिससे कि आपको शॉर्ट फॉर्मेट में जो है कंटेंट मिल सके। बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट हम इंस्टाग्राम पे भी प्रोवाइड कराते हैं, एकेटी को रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व करते हैं। और आपके साथ डीएम भी कर सकते हो, आपके साथ बातचीत हो सकती है, ठीक है। और आप हमारे मल्टी अटेम्प्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, जिससे कि अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो वहां से आपको मिल जाएंगे। www.multiatoms.com को भी विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो इतने सारी चीजें हैं, आप सबको जाके देख लेना, ठीक है, और हमारे साथ अच्छे से कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। अच्छे से पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ। कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट कर देना, और जो भी आपका फीडबैक हो उसे देखा जाएगा और उसे अच्छे से मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। अच्छे से पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ, बाय बाय।